प्लेयर्स प्लीज गेट इन द का नॉवल वर्जन ऑडियो सीरीज इन हिंदी। चैप्टर 8190। अध्याय 81 डेसिबल टाउन। खिलाड़ी पासर भी ए ने डेसिबल टाउन में प्रवेश किया है और डिफॉल्ट रूप से इस स्तरीय यादृच्छिक कालकोठरी में भाग लेता है। पृष्ठभूमि परिचय। यदि 20 डेसिबल आपको एक प्रेमी की फुसफुसाहट की गर्मी का एहसास करा सकता है, तो 40 डेसिबल में एक अजंडी की ठंडक होगी और 60 डेसिबल दर्दनाक यातना लाएगा। यदि ये 80 डेसिबल से अधिक है तो दुनिया नरक है। पूर्व घड़ी मास्टर निसे ने ऐसा कहा। उनके जीवन में कई शौक हैं। वह अपने प्रारंभिक वर्षों में गेम खेलने, मध्य आयु में घड़ियां बनाने और बाद के वर्षों में पहेलियां संकलित करने और हल करने के आदी थे। उन्होंने हर चीज को चरम सीमा तक किया। आम लोगों से अलग राय और ध्वनि के प्रति उनका समर्पण है। इसी वजह से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने संपूर्ण सुविधाओं से युक्त एक छोटा सा शहर बसाया और रिश्तेदारों और दोस्तों को इसमें बसने के लिए आमंत्रित किया। सटीक डेसिबल के प्रशंसकों के रूप में शहर के निवासियों ने शहर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने चारों ओर एक बड़ी आंतरिक दीवार बनाई, जिसमें प्रवेश और निकास के लिए पूर्व और पश्चिम में केवल 2 दरवाजे छोड़ दिए गए। इसके अलावा उन्होंने शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च कीमत पर कई असामान्य सुरक्षा गार्डों को काम पर रखा, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल से अधिक शोर करने वालों को दंडित किया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 3 लोग एक ही समय में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देंगे, इसलिए ताकि शहर के निवासियों के रहने के माहौल को नुकसान न पहुंचे। शहर के मेयर निसाई के निधन के बाद शोक व्यक्त करने आए मेहमानों ने डेसिबल शहर के नियमों का उल्लंघन किया और सुरक्षा गार्डों और निवासियों द्वारा उन पर बेतहाशा जवाबी कार्रवाई की गई। अंत में सरकार को सभी निवासियों को स्थानांतरित करने और शहर को बंद करने का आदेश देना पड़ा। आज तक डेसिबल टाउन अभी भी एक अलग द्वीप है। कालकोठरी कार्य डेसिबल टाउन छोड़े। कॉपी समय असीमित। एक पुराने गैस स्टेशन के सामने खड़े होकर जू वो ने गेम स्क्रीन बंद कर दी और ठंडी आंखों से जमीन पर घुटनों के बल बैठे दोनों को देखा। नियान होनगॉन अभी तक ठीक नहीं हुआ था और अचानक उसने देखा कि वह किसी को मारने वाला था और उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला। सू वो ने तुरंत अपना मुंह अपनी आंखों से बंद कर लिया और धीमी आवाज में कहा, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो आवाज मत करो। नियान होनगान ने भयभीत आंखों से सिर हिलाया और उसके बगल में वांग चाओकिंग ने भी अवचेतन रूप से अपना मुंह ढक लिया। सू वो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और चारों ओर देखा। गैस स्टेशन ब्लॉक के अंत में है। हाल ही में जमीन पर कुचले जाने के निशान हैं। फ्यूल गन पर धूल के निशान पुराने और नए हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने अभी अभी इसका उपयोग किया हो। सड़क के दोनों ओर ब्रिटिश शैली की दुकानें और छोटी छोटी इमारतें हैं। दरवाजे और खिड़कियों पर घंटी जैसी वस्तुएं लटकाई जाती हैं। दरवाजे के सामने हरे पौधे, पैदल चलने का क्षेत्र और केंद्रीय रेलमार्ग सभी अलग अलग आकार की प्लास्टिक की गुड़ियों से ढके हुए हैं। ऐसा लगता है कि किसी खिलौने की फैक्ट्री को तोड़ दिया गया है, लेकिन वास्तव में इन गुड़ियों ने हर जगह का समान रूप से ख्याल रखा है और कम से कम एक कदम की दूरी पर कदम रखा जा सकता है। केवल रेल की पटरियां अपेक्षाकृत साफ हैं। वांग चाओकिंग सावधानी से उसके पास खड़ा हो गया, लेकिन जू वो ने तुरंत उसे रोक दिया। हिलना मत। वांग चाओकिंग ठिठक गए, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। ये भूतिया जगह एक कालकोठरी है, क्या हम यहाँ मरने के इंतजार में खड़े रहेंगे? सू वो ने बात नहीं की, लेकिन चुप रहने का इशारा किया और फिर सड़क के सामने की ओर देखा। एक बस धीरे धीरे उधर आ रही थी और अंदर की आकृतियां हिल रही थी। एक युवती दूर से एक कार्ड पकड़े हुए थी। बात मत करो, हिलो मत, जमीन पर पड़ी चीजों पर पैर मत रखो, एक एक करके बस में चढ़ो। जैसे ही बस नजदीक आई, नियान होनगान और वांग चाओकिंग ने उठने के लिए हाथापाई की। साइन पकड़े हुए युवती और बस में मौजूद अन्य लोगों के चेहरे अचानक बदल गए, लेकिन फिर उन्होंने जू हुओ को देखा जो अभी भी खड़ा था। धीरे से वापस बैठो। दोनों के कार में बैठने के बाद युवती ने जू हुओ को सिर हिलाया। जू हुओ ने करीब से पीछा किया, कार का दरवाजा पकड़ा और कार में कदम रखा। युवती ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। आप कार क्यों नहीं रोकते? कार में इतने सारे जीवित लोगों को देखकर वांग चाओकिंग को लगा कि वह खतरे से बाहर है और राहत की सांस लेने के बाद शिकायत की। आप अंधे हैं? पीछे बैठी धूप का चश्मा पहने महिला ने कमजोरी से कहा। गेम में कहा गया है कि 3 लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि आपने अभी अभी हम सभी को लगभग मार डाला है? मुझे नहीं पता। वांग चाओकिंग ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, लेकिन इससे कार में बैठे सभी लोग घबरा गए। सामने गाड़ी चला रहे आदमी ने खिड़की पर लगे डेसिबल मीटर की ओर इशारा किया। धीरे बोलो। आखिरी व्यक्ति जो अंदर आकर चिल्लाया था वह मर गया। एक भी मैल नहीं बचा है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइन पकड़े हुए युवती ने वांग चाओकिंग के कंधों को दबाया और उसे सीट पर बिठाया। एलियन प्रजाति को आकर्षित करने से पहले हम तुम्हें मार देंगे। अब से बात मत करो। वांग चाओकिंग घबरा गए और बिना हिले डुले वहीं बैठ गए। नियान होनगान को भी ईमानदारी से एक सीट मिल गई। क्या डेसिबल शहर में कोई अलग प्रजाति है? सू वो ने भौहें चढ़ा दी और फिर कहा, क्या शहर में नियुक्त सुरक्षा गार्ड एक अलग प्रजाति का है? कार में बैठे अन्य लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और युवती ने कहा, आपने तुरंत अनुमान लगाया। हाँ, शहर में कोई नहीं बचा है, केवल कुछ विदेशी प्रजातियां हैं। धूप का चश्मा पहने महिला हंसी और बोली, उन 2 बेवकूफों के विपरीत आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। सू वो ने कार में बैठे 6 लोगों पर नजर डाली। धूप के चश्मे वाली महिला बड़ी स्टार गुयू है। ड्राइवर और साइन पकड़े महिला वह युगल है जिन्हें उसने पहले देखा है। ये तीनों लोग भूथा घर के पास दिखाई दिए हैं। कहने की जरूरत नहीं है, अन्य 3 शायद किसी प्रेतवादित घर में हैं। इस कार में सवार सभी लोगों को नियान और वांग ने धोखे से कालकोठरी में डाल दिया था और मुझे नहीं पता कि किसे बेवकूफ कहूं। लिन पेई। सू वो का करीबी एक आदमी खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। मैं आपको दूसरों से मिलवाता हूं। ड्राइवर शेन यी है और यह उसकी बहन शेन शिन है। स्कारफेस को किलियान कहा जाता है। हालांकि वह भयंकर दिखता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत देखभाल करने वाला है। आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम वू क्यूई है और आपको पीछे वाले व्यक्ति गू यू को जानना चाहिए, जो चीन में एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार है। शेन यी और वू क्यूई ने बस उसकी ओर सिर हिलाया। शेन शिन मुस्कुराया। किलियान ने उसकी ओर देखा और उसके पीछे गू यू ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जू वो ने इन लोगों को एक एक करके देखा। शेन यी और शेन शिन बेहतर स्थिति में थे। वू क्यूई, किलियान और लिन पेई पीले पड़ गए थे और गू यू पहले 3 की तुलना में कमजोर दिख रहे थे। आप कितने समय से अंदर हैं?
उसने नीचे देखा, उसे एक और गंभीर समस्या का एहसास हुआ, क्या यहाँ खाना नहीं है? लिन पेई ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह शहर लंबे समय से परित्यक्त है और यह बाहरी दुनिया से अलग थलग है। अगर भोजन है भी तो इसे खाने का कोई तरीका नहीं है, केवल पानी है। केलियांग, वो क्यूई और मैं यहाँ 5 दिनों से हैं और भूयू 2 दिनों से यहाँ है। क्या आपने शहर के हर हिस्से की तलाशी ली है? सू वो ने पूछा, यह शहर छोटा नहीं है और एक ही समय में 3 से अधिक लोग नहीं जा सकते। 5 दिनों में हर कमरे की तलाशी लेना संभव नहीं होना चाहिए। क्या तुमने बाहर जमीन पर उन छोटी गुड़ियों और दरवाजे की दीवार पर लगी घंटियों को देखा? उनमें से हर एक, चाहे आप इसे छुए या उस पर पैर रखें, 60 डेसिबल से अधिक की आवाज निकाल सकती है। बाहर जाकर खोजने की तो बात ही छोड़िएगा, बस इसे साफ करो। हमने ट्रैक पर बहुत प्रयास किया। लिन पेई ने समझाया, आपने इस कार की असामान्यता पर ध्यान दिया होगा। जब इसे चलाया जाता है तो इंजन की आवाज बहुत कम होती है और जब तक आप ध्यान देते हैं तब तक लोगों को कार में चलने में कोई समस्या नहीं होती है। आयतन, लेकिन ये रुक नहीं सकता। जब तक ये रुकेगा, कार में अलार्म डिवाइस स्वचालित रूप से सक्रिय हो जाएगा और 60 डेसिबल से अधिक की अलार्म ध्वनि भी विदेशी प्रजातियों को आकर्षित करेगी। वो 2 सेकंड के लिए चुप हो गया। जब मैं पहली बार आया था तो इस कार में 8 लोग थे और बाकी 4 विदेशी प्रजाति के मुंह से मर गए और एक भूख से मर गया। अभी भी लोग भूख से मर रहे हैं। यह एक अलग प्रजाति है और कोई भोजन नहीं है। हमें सिर्फ मरना नहीं है। वान चाओकिंग अंततः हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं सके। जू वो ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा, एक विषम प्रजाति द्वारा मारा जाना असहाय है, लेकिन यहाँ कोई भी भूख से नहीं मर रहा होगा। मुझे वास्तव में भोजन नहीं मिल रहा है। मैं अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए आपका उपयोग कर सकता हूँ। अध्याय 82, छोटे शहर में घड़ी की दुकान। लिन पेई ने तुरंत खुद को उससे दूर कर लिया, क्या तुम नरभक्षी खिलाड़ी हो? कार में बैठे लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि साथ में आए वान चाओकिंग और नियान होंगान भी डर गए थे। वे उछल पड़े और लिन पेई के पीछे छिप गए, जबकि किलियांग और वो क्यूई भी खड़े हो गए। सू वो ने इन लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा, अपनी गर्दन नीचे करके अपनी पीठ पर काले नंबर का कोना दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक बुरा कदम है। अगर वास्तव में खाने के लिए कुछ नहीं है तो भूखे रहने से बेहतर है मौत। हम इंसान हैं, भले ही हम भूख से मर जाएं, हम लोगों को नहीं खाएंगे। लिन पेई ने गहरी आवाज में कहा, यदि आपके पास यह विचार है तो कृपया कार से बाहर निकले। सू वो पास बैठ गया, उसकी ओर देखा और कहा, आपने कहा था कि जब आप बस में चढ़े तो 8 लोग थे, एक भूख से मर गया और 4 अन्य कारणों से मर गए। अब आप में से केवल 3 ही बचे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप साबित करते हैं कि आपने लोगों को नहीं खाया। एक सामान्य व्यक्ति केवल पानी पीने की शर्त पर 7 दिनों तक जीवित रह सकता है और विकास का समय लंबा होगा, लेकिन यह निश्चित नहीं है 8 दिन या 10 दिन। यद्यपि विकासवादी सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, उन्हें शरीर के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता होती है, खासकर नरभक्षी खिलाड़ियों के लिए। तुमने सचमुच लोगों को नहीं खाया? शव कहाँ है? जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी मुस्कुराहट और मजबूत होती गई। आपने कहा था कि आप यहाँ 5 दिन पहले आए थे और 2 दिन पहले। कौन जानता है कि यह सच है? हो सकता है कि आप केवल बाद में आए लोगों को धोखा दे रहे हो और हमें स्तब्ध रहने दें। तुम बकवास हो। बू यू ने सीट पर चुटकी ली और खड़ा हो गया, अगर मैंने लोगों को खाया है तो क्या मैं इतना भूखा रह सकता हूँ? ऐसा हो सकता है। सू वो ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, यह कोई नरभक्षी खिलाड़ी नहीं है जो लोगों को खा सकता है। वान चाओकिंग और नियान होंगान ने लिन पेई के पीछे छिपना बंद कर दिया और धीरे धीरे दूसरी सीट पर चले गए, जहां कोई नहीं बैठा था, सभी से दूरी बनाए रखते हुए। जर्जर बस अभी भी धीरे धीरे चल रही थी। शेन शेन गाड़ी चला रहे शेन ई की तरफ चला गया और लिन पेई और अन्य लोगों से दूरी बनाए रखी। बू यू पिछली सीट पर अकेला था, नीचे कुछ टटोल रहा था। तुम कमाल हो। वो क्यूए की आवाज कर्कश थी, जैसे कि उसने काफी समय से कुछ नहीं बोला हो। कुछ शब्दों ने हमारे द्वारा बनाए गए विश्वास को नष्ट कर दिया। लिन पेई के तीनों पहले कार में थे और उन्होंने पहले ही डेसिबल शहर में वर्जनाओं का पता लगा लिया था। बाद में गुयू के तीनों भी उनकी मदद से मौत के जाल से बच गए। दोनों पक्षों के बीच सहयोग ने विश्वास की एक निश्चित नींव स्थापित की है। यह जू वो और बाद में उन तीनों के लिए उनका प्यार भी था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जू वो उन्हें पहले एक दूसरे पर संदेह करने पर मजबूर कर देगी। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मृत व्यक्ति का शव कहाँ गया? वो क्यूए ने कार का दरवाजा खोला और जू वो को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कूद गया। सू वो ने बिना एक शब्द कहे पीछा किया। बस तेज नहीं है, हम पकड़ सकते हैं। वो क्यूए ने लिन पेई को रोका जो पीछे आने वाले थे। सार्वजनिक क्षेत्रों में 3 लोगों को घूमने की अनुमति नहीं है। लिन पेई ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा तो सावधान रहो। बस धीरे धीरे चली गई, जबकि जू वो और वो क्यूए ब्लॉक के उस पार एक घड़ी की दुकान में घुस गए। उसने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई और उसे पहले अंदर जाने का इशारा किया। सू वो ने दरवाजे में प्रवेश किया और देखा कि वह दरवाजे की कुंडी पकड़े हुए है और धीरे धीरे दरवाजा बंद कर रही है। दरवाजा बंद होने पर ताले और घंटी की जरा भी आवाज नहीं हुई। इतना ही नहीं, इस घड़ी की दुकान की अलमारियां और दीवारें घड़ियों से भरी हुई है और सभी घड़ियां घूम रही हैं, लेकिन यांत्रिक घुमाव की कोई आवाज नहीं है। सू वो ने जमीन पर पड़ी छोटी गुड़िया को नजरअंदाज किया और एक अलग डिस्प्ले केस की ओर चल दी। इस शोकेस की सामने की खिड़की टूट गई थी और जमीन पर टुकड़े गहरे खून से सने हुए थे। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद खून अचानक एक टुकड़ा बन गया और जमीन पर घसीटने के निशान थे, जो दरवाजे की दरार से होते हुए पीछे लाउंज तक जाते रहे। एक नर का स्टंप और कुछ आंतरिक अंग देखे जा सकते हैं। सू वो ने दरवाजा थोड़ा सा धक्का देकर खोला। इनके अलावा खून में कुछ हथेली के निशान और पैरों के निशान थे जो सामान्य लोगों के नहीं लग रहे थे। वह आगे बढ़ा, जमीन पर पैरों के निशान और हथेली के निशान को ध्यान से देखा और वो क्यूई से धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने कोई विदेशी प्रजाति देखी है? मैंने उन्हें देखा है, पहली ट्रायल ट्रेन में एलियंस की तरह। वे इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन वे सभी नरभक्षी हैं। वो क्यूई की आंखें जमीन पर सूखे खून से लाल हो गई। उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, क्या तुमने देखा? यह विदेशी प्रजाति द्वारा छोड़ा गया है। अगर हम अपना पेट भरने के लिए लोगों को खाते हैं तो यह हाथ होगा, यहाँ मत रहो। सू वो ने अपने स्वर में गुस्से की परवाह नहीं की, लेकिन अपनी हथेली जमीन पर हथेली के निशान पर लटका दी। क्या तुमने इसे देखा? ये सामान्य हथेली के निशान नहीं है।
पहली परीक्षण ट्रेन के म्यूटेंट विकृत दिखते हैं, लेकिन वे मनुष्यों के समान आकार के होते हैं। उनके अंग, उंगलियां और पैर की उंगलियां सामान्य लोगों की तुलना में लंबे दिखाई देने का कारण यह है कि वे बहुत पतले हैं। यहाँ पैरों के निशान और हथेली के निशान वयस्कों की तुलना में बड़े हैं। पुरुष बड़े, कम से कम। कम से कम क्या? वो क्यूई ने अवचेतन रूप से पूछा। सू वो ने अपने कपड़े थपथपाए और खड़े हो गए। कम से कम ये दर्शाता है कि डेसिबल शहर में विदेशी प्रजातियां पहली ट्रायल ट्रेन की विदेशी प्रजातियों की तुलना में अधिक भयंकर हैं। किसी भी परिस्थिति में खिलाड़ी पर बिना लड़े मौत के लिए हमला नहीं किया जाना चाहिए। वह विदेशी प्रजाति बहुत तेज है, वो क्यूई ने कहा। मैं उस समय दरवाजे पर था और जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पास केवल उसकी छाया देखने का समय था। जब मैंने उसका पीछा किया तो लाउंज में कोई नहीं था। मेरे जाने के बाद वह लाश को घसीटता हुआ आया, वापस आ गया और खा लिया। वह अभी भी इसका कारण नहीं समझ पा रही है। आपके साथी ने जिस विदेशी प्रजाति का शोकेस तोड़ा था? सू वो ने पूछा। मुझे नहीं पता, शीशा अचानक टूट गया। वो क्यूई की आवाज थोड़ी उदास थी। वे विदेशी प्रजातियां भूतों की तरह हैं, वे कभी भी कहीं भी प्रकट होंगी। जब तक कोई आवाज होगी वे तुरंत प्रकट होंगी। ये समझाना मुश्किल नहीं है। सू वो नीचे झुके डिस्प्ले कैबिनेट में उल्टे हुए फोटो फ्रेम के अंतराल को ध्यान से देखा और उसी समय कहा, शहर के मैप निसाय मशीनरी में बहुत प्रतिभाशाली हैं। बढ़िया ध्वनि सेंसर या कंपन सेंसर, अन्यथा ये तय करना असंभव है कि क्या 3 लोग एक ही समय में सार्वजनिक स्थान पर दिखाई देते हैं। चून की शहर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्डों को नियुक्त करता है, इसलिए स्थिति होने पर सुरक्षा गार्डों को सूचित करने के लिए विशेष उपकरण होने चाहिए। शायद विदेशी प्रजातियां लंबे समय से ऐसे क्षेत्र में रखी गई हैं जहां लोग सक्रिय हैं। एक बार जब शोर बहुत तेज हो जाता है तो वे तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये पुष्टि करने के बाद कि फोटो फ्रेम के नीचे कोई अन्य उपकरण नहीं है, वह उसके पास पहुंचा। हिलना मत। वो क्यूई अवचेतन रूप से रुक गई, लेकिन जू वो ने पहले ही इसे समझ लिया था और उसने गुस्से में कहा, यह शहर जाल से भरा है, बेहतर होगा कि आप चीजों को इधर उधर न करें। जू वो ने फोटो फ्रेम के सामने नोट खोला और उस पर एक पहेली थी। घड़ी मास्टर ने अपने जीवन में कितनी घड़ियां बनाई? वो क्यूई ने बहुत समय पहले ये नोट देखा था। इस तरह की गंदी समस्या शहर में हर जगह है। यह एक पहेली है। जू वो ने नोट फाड़कर अपनी जेब में रख लिया। ये भी कोई पहेली है? वो क्यूई ने मजाक उड़ाया। फोटो को वापस डिस्प्ले कैबिनेट में रख दिया और जू वो बाहर चला गया। वो क्यूई सबसे पहले उसके आगे दौड़ा और दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। धीरे से दरवाजा खोलने से पहले उसे चेतावनी दी। दोनों बाहर जाने ही वाले थे कि दरवाजे पर लगी दीवार घड़ी पर अचानक समय आ गया। 12 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, खुश हो जाओ, दोपहर के भोजन का समय हो गया है, चलो पहेलियां सुलझाते हुए दोपहर का भोजन करते हैं। आज का सवाल यह है कि घड़ियों से प्यार करने वाले घड़ी मास्टर ने अपने जीवन में कितनी घड़ियां बनाई हैं। अध्याय 83 हैप्पी पहेली सुलझाने का समय। जब घड़ी ने समय मारा, जू वो ने तुरंत कोने में 72 डेसिबल मीटर की ओर देखा। चिंता मत करो, विदेशी प्रजातियां दिखाई नहीं देंगी। वो क्यूई ने उसकी तनावपूर्ण उपस्थिति देखकर हंसते हुए कहा, हर कुछ घंटों में शहर में कहीं ना कहीं एक घड़ी समय बताती है और ध्वनि आमतौर पर 60 डेसिबल से अधिक होती है, लेकिन यह विदेशी प्रजातियों को आकर्षित नहीं करेगी। दोनों सड़क पर चले गए और बाहर वास्तव में शांति थी। वो क्यूई ने ट्रैक पर कदम रखा। चलो पहले कार पकड़ ले। ये ट्रैक शहर के पूर्वी गेट की ओर जाता है। वापस जाने में कम से कम कल लगेगा। यदि आप यहाँ रात नहीं बिताना चाहते हैं तो जल्दी करें। ऊपर रेलवे ट्रैक पर कुछ कदम चलते हुए जू वो अचानक मुड़ा। उसने जमीन पर पड़ी एक गुड़िया उठाए और उसे घड़ी की दुकान के दरवाजे पर लगी घंटी पर पटक दिया। गुड़िया और घंटी की चीख एक ही समय पर सुनाई दी और ध्वनि निश्चित रूप से 60 डेसिबल से अधिक थी। क्या तुम पागल हो? वो क्यूई ने अपनी आवाज कम करने की पूरी कोशिश की और जू वो के कंधे को दबाया। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? जू वो ने अपना हाथ खींच लिया। शांत हो जाओ, विदेशी प्रजाति दिखाई नहीं दी। वो क्यूई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वे खाली सड़क के बाहर व्यापक दृष्टि क्षेत्र के साथ खड़े थे। वे किसी भी दिशा से आने वाली विदेशी प्रजाति को देख सकते थे, लेकिन विदेशी प्रजाति दिखाई नहीं देती थी। सू वो खिलौनों से भरे फर्श पर वापस चला गया। वो क्यूई हैरान था, लेकिन झिझक के बाद उसने पीछे चलने का फैसला किया। घड़ी की दुकान पर लौटते हुए जू वो दीवार घड़ी के पास गया जो अभी समय बता रही थी। उसने आवाज उठाई और कहा, मैं पहेली का उत्तर देना चाहता हूँ। पहेली सुझाने का समय मुबारक। पहेली सुझाने वाले खुश। दीवार घड़ी की स्वीकृति मुबारक। कृपया अपना उत्तर बताएं। कृपया अपना प्रश्न दोबारा दोहराएं। आज का सवाल यह है कि घड़ियों से प्यार करने वाले घड़ी मास्टर ने अपने जीवन में कितनी घड़ियां बनाई हैं। सवाल का जवाब नहीं दिया। जू वो ने थोड़ी देर इंतजार किया और कहा, मैंने अभी स्पष्ट रूप से नहीं सुना, कृपया सवाल दोबारा दोहराएं। आज का सवाल यह है कि घड़ियों से प्यार करने वाले घड़ी मास्टर ने अपने जीवन में कितनी घड़ियां बनाई हैं। अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो क्या मुझे सजा मिलेगी? पहेलियां सुलझाने का सुखद समय। वॉच मास्टर ने से द्वारा तैयार किए गए खेल के नियम। पहेलियां सुलझाना पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। अगर मैं गलत उत्तर दूं तो क्या मुझे दंडित किया जाएगा? हैप्पी पजल सॉल्विंग टाइम। क्लॉक मास्टर ने से द्वारा तैयार किए गए गेम के नियम। पहेलियां हल करना पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, लेकिन कृपया पजल सॉल्वर्स पर ध्यान दें, गलत उत्तर 3 बार से अधिक नहीं हो सकता। अगर मैं बाहर बाथरूम जाना चाहता हूं तो क्या मैं वापस आ सकता हूं और समस्या का समाधान कर सकता हूं? आधे अधूरे मन से पहेली सुझाने वाले घड़ी की दुकान में पहेली सुझाने का अवसर खो देंगे। अगर मैं घड़ी की दुकान में रहूं तो क्या मैं कल पहेली का उत्तर दे सकता हूं? हैप्पी पजल सॉल्विंग टाइम। वॉच मास्टर ने से द्वारा तैयार किए गए गेम के नियम। पहेलियां हल करना पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, लेकिन कृपया पजल सॉल्वर्स पर ध्यान दें, गलत उत्तर 3 बार से अधिक नहीं हो सकता। आइए शुरू करें। पहला उत्तर 137 टुकड़े। दीदी गलत जवाब। 1 दीदी गलत जवाब। निसे खुद गिनती नहीं कर सकते। दीदी गलत जवाब। उसके बगल में वो क्यूई ने जू हो को देखा, अपने दांत पीस लिए और कहा, क्या आप अधिक गंभीर हो सकते हैं? खुशी से जवाब देने का समय खत्म हो गया है, लेकिन अफसोस है कि पहेली सुझाने वाले ने सही उत्तर नहीं दिया।
कृपया पहेली सुझाने वालों के लिए दुखी न हो। खुश दीवार घड़ी आपको चॉकलेट का एक टुकड़ा और कैंडी का एक टुकड़ा मुफ्त में देने को तैयार है। कृपया कड़ी मेहनत करना जारी रखें। बाद में दीवार घड़ी के नीचे का धातु का आधार धीरे धीरे खुला और चॉकलेट का एक पैकेट और एक लॉलीपॉप बाहर थूक दिया गया। सू वो ने इसे उठाया, इस पर समाप्ति तिथि देखी, इसे फाड़ दिया और वो किवी के लिए एक टुकड़ा तोड़ दिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि 10 साल की शेल्फ लाइफ वाली चॉकलेट सुरक्षित है या नहीं, खाओ। आप इसे आजमा सकते हैं। वो किवी की अभिव्यक्ति जटिल थी, लेकिन उसका शरीर ईमानदार था। उसने एक कॉर्नर निगल ली, उसे लिया और अपने मुंह में भर लिया। नशे में चबाने लगी। चबाते समय उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्हें मरना नहीं पड़ता। उत्तर देने का समय समाप्त हो गया है, कृपया अपनी आवाज धीमी रखें। सू वो ने दरवाजे पर घंटी बजाई और सबसे पहले बाहर चली गई। दोनों ट्रैक के किनारे दौड़े और 10 मिनट से अधिक समय के बाद बस पकड़ ली। ये देखकर कि वो किवी सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गई, लिन पेई और किलियान दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन वो किवी उनसे अधिक उत्साहित थे। वहां भोजन है, शहर में भोजन है, हमें चॉकलेट और कैंडी मिली। कार में मौजूद लोगों की आंखें हरी हो गईं। चक्कर आ रही गू यू को पहले ही उसके मुंह में मिठास की गंध आ गई थी और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे एक टुकड़ा दो। उसने इसे पाया। वो किवी ने जूहो की ओर इशारा किया। कई लोगों ने अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमाई और जूहो ने कहा, वहां वे सभी हैं। बची हुई चॉकलेट एक व्यक्ति के तोड़ने के लिए पर्याप्त थी और उसने इसे लिन पेई और अन्य को दे दिया। इस समय वान चाओकिंग और नियान होंगन ने उसके हाथ में छोड़े गए लॉलीपॉप को देखा। भाई, हमारे साथ कुछ साझा करें। सू वो मुस्कुराए और उन दोनों के कंधों को थपथपाया। आप अभी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 दिन से भूखे हैं और फिर खा लें। अगर आपको बाद में खाने के लिए कुछ मिल जाए तो आप सुरक्षित हैं। यदि आप नहीं कर सकते, आप अभी भी खाना जमा कर रहे हैं। दोनों के घुटने कमजोर हो गए थे और मौके पर ही आंसू छलक पड़े थे। भाई, हम सचमुच गलत थे, ऐसी डरावनी बातें मत करो। तुम्हारे लिए मुझे धोखे से कालकोठरी में डालने की कीमत के रूप में। क्या कहा आपने? बू यू ने अपना सिर घुमाया और जू वो की ओर देखा। तुम्हें कॉपी कहां से मिली? विला, क्या यह एक प्रेतवादित घर है जहां किसी की मृत्यु हो गई? उसे सिर हिलाते हुए देखकर बू यू आगे बढ़ा और वान चाओकिंग को लात मारी। वाह, तो तुम दर्शक हो। हमारे भाई बहनों को भी यहां आने के लिए धोखा दिया गया था। शेन शिन ने गुस्से में कहा, आप लोगों ने वह पोस्ट किया है। लिन पेई और किलियान के मुंह में चॉकलेट अब स्वादिष्ट नहीं रही। वे भी पद के लालच में आ गए और गड़गड़ाहट पर कदम रख दिया, लेकिन अब पछताना बेकार है। सबसे बुरी चीज वो की हुई है। वह प्रतिभाओं को खोजने के लिए कालकोठरी में प्रवेश कर गई। इसे पाया, लेकिन दूसरे पक्ष को विदेशी प्रजातियों द्वारा खाते हुए देखा। वो किवी की आंखें खून से लथपथ थीं और उसने गुयू को दूर फेंक दिया और नियान और वान को पीटने के लिए जमीन पर धकेल दिया। अगर आप नहीं होते तो मेरा बॉयफ्रेंड गलती से भी घंटी नहीं बजाता, क्योंकि वह इतना भूखा था कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो जियो हिंग भूख से नहीं मरता। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो बिग ब्रदर लियू हमारे लिए भागने और शहर के गेट पर विदेशी प्रजातियों द्वारा टुकड़े टुकड़े होने का मौका नहीं बनाना चाहते थे। अगर यह आपके लिए नहीं होता, अगर यह आपके लिए नहीं होता। हालांकि वह दहाड़ रही थी, फिर भी उसे अपनी आवाज धीमी करनी पड़ी। उसकी कर्कश आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे खून बह रहा हो। सू वो ने पूरे चेहरे पर आंसुओं के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठे व्यक्ति की ओर देखा और उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जिन लोगों को आप जानते हैं, उन्हें उनके द्वारा धोखा नहीं दिया गया होगा। वे शायद इस कालकोठरी के बारे में नहीं जानते थे लंबे समय तक के लिए। नियान और वान को उनके पूरे चेहरे पर खून से लथपथ पीटा गया था और उनमें चीखने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय उन्होंने जल्दी से कहा, हमें ये भी पता चला कि कुछ लोग प्रेतवादित घर में गायब हो गए और खिलाड़ियों को बरगलाने की कोशिश करने से पहले प्रॉप्स छोड़ गए। जो लोग पोस्ट करने से पहले आए थे, उनका वास्तव में हमसे कोई लेना देना नहीं है। के लियांग ने अपने चेहरे पर चोट के निशान को छुआ तो मैं मूर्ख बनने वाला पहला व्यक्ति था। शेन शिन ने वो किवी की मदद की। इस तरह के व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। कार जल्द ही पूर्वी गेट पर पहुंच जाएगी। बाहर निकलने के लिए कुछ प्रयास बचाएं। अध्याय 84 हाथ से फटी कार की विदेशी प्रजाति। वो किवी बैठ गए और फिर भी नियान और वान की ओर तीव्र दृष्टि से देखते रहे। वे बहुत सचेत रूप से एक कोने में सिकुड़ गए, किसी की नजरों में बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वैसे तुम्हें चॉकलेट कहाँ मिली? लिन पेई ने पूछा। वो किवी शब्द सुनने के बाद रुके और फिर से बात कही। लिन पेई और किलियांग दोनों चकित दिख रहे थे। आपने पहेली का उत्तर देने का प्रयास क्यों नहीं किया? सू वो ने पूछा। क्योंकि जो लोग हमसे पहले आए थे उन्होंने हमें ऐसा बताया था। लिन पेई ने कहा, आइए हम कभी भी सवाल का जवाब न दें, अन्यथा तबाही हो जाएगी। जो कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के बारे में सोच सकता है, उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा। किलियांग पछताते हुए दिखे, अगर मुझे पता होता कि यह मामला है तो मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि जियोहिंग भूख से न मरे। ये बात ठीक न अच्छी। बू यू ने कहा, लोग भूख से मरने वाले हैं, क्या आप अभी भी जुआ खेलने से डरते हैं? आपके साथी भूख से मरना क्यों पसंद करते हैं? वो किवी और अन्य 3 को वास्तव में इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि जियोहिंग ने सबसे पहले कालकोठरी में प्रवेश किया था। हालांकि जब वे अंदर आए तो उनमें से 8 थे, लेकिन वे पहेली का उत्तर नहीं दे सके। अन्य 7 लोगों ने जियोहिंग से सीखा। जो लोग अंदर आए थे वे सभी तब मारे गए जब उन्होंने पहेली को सुझाने की कोशिश की और वह खुद भी नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था, इसलिए वह चकमा देकर बच गया। इसी वजह से आप लोग कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। बू यू अविश्वसनीय था। मैं आने से पहले 1 सप्ताह तक आहार पर रहा था। अगर आप मुझे कुछ और दिनों तक भूखा रहने देते हैं तो इसे आजमाना तो दूर, भले ही मैं स्वेच्छा से लोगों को खाऊं। नियान और वांग एक साथ लिपट गए। यह उतना आसान नहीं है जितना आपने कहा था। लिन पेई ने कहा, आप जानते हैं कि दरवाजा तोड़ने पर किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन आप यह नहीं जानते कि वह कैसे मर गया। क्या यह किसी भिन्न प्रजाति द्वारा नहीं मारा गया? शेन शिन ने जारी रखा। तुम्हें बाद में पता चलेगा। बस धीरे धीरे छोटे शहर से बाहर निकल गई और घने जंगल में प्रवेश कर गई। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद ऊंचे पेड़ों से ढकी बड़ी यांत्रिक दीवार पर अपना निशान दिखा। सतह पर कनेक्शन का कोई निशान नहीं होने वाली विशाल धातु की दीवार जंगल के बाहर एक चाप के आकार में घिरी हुई है।
केवल मध्य में एक धातु का बक्सा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगभग 10 मीटर है, जो नीचे ट्रैक के करीब है, लेकिन सामान्य ज्ञान में दरवाजे की कोई अवधारणा नहीं है। इसमें न तो कोई हैंडल स्विच है और न ही कोई उत्कीर्ण टिप है, और ऐसा लगता है जैसे ये बार पर बिताई गई कुछ पंक्तियां हैं। क्या ये भी कोई दरवाजा है? वह पूर्वी द्वार है, लिन पेई ने कहा। क्या आपने दरवाजे पर खरोंचें देखी हैं? दरवाजे के किनारे पर कुछ छोटे अगोचर निशान हैं। ये कार का निशान जैसा नहीं लगता। सू वो ने ध्यान से देखा। ये सही है, लिन पेई ने सिर हिलाया। भाई लियू को दरवाजे से टकराने के लिए एक पुरानी कार मिली, लेकिन जब कार दरवाजे से टकराई तो उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने ध्वनि के कारण विदेशी प्रजातियों को आकर्षित किया। बाद में जब हम जांच करने आए, हमने पुष्टि की कि यह नाखूनों से खरोंच के निशान है। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था और कुछ देर तक बाढ़ के साथ चलने के लिए बस का इंतजार करता रहा, और धीरे धीरे उसने घास में ढेर सारा सामान देखा। इससे पहले उसने आगे कहा, वह कार भाई लियू द्वारा इस्तेमाल की गई थी। सू वो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वह धीरे से खड़ा हो गया। घास में तारांकन 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 का ढेर बिल्कुल भी कार नहीं लग रहा है। सारे हिस्से टूटे हुए हैं, ऐसे नहीं जैसे कि काट कर तोड़ दिया गया हो, बल्कि जोर से तोड़ दिया गया हो और मोड़ दिया गया हो। टूटे हुए कोनों में अनियमित कल हैं और कुछ टुकड़े हैं। शीर्ष पर अभी भी छेद है और आकार उंगलियों से चुभता हुआ प्रतीत होता है, और किनारे पर लहरदार हथेली के निशान हैं। ये घड़ी की दुकान जैसी प्रजाति नहीं है, उसने तुरंत कहा। घड़ी की दुकान में एलियन प्रजाति द्वारा छोड़े गए हथेली के निशान और पैरों के निशान सामान्य लोगों की तुलना में बड़े हैं, लेकिन ताकत इस स्तर से दूर होनी चाहिए। मैंने घड़ी की दुकान में विदेशी प्रजाति देखी है, वू क्यूई ने कहा। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अलग प्रजाति होनी चाहिए। कहा जाता है कि यह एक अलग प्रजाति है, लेकिन इसकी हथेली सामान्य इंसान से अलग नहीं है। बू यू कांप उठा। नंगे हाथों से एक कार को फाड़ दो। एक मानव सदृश राक्षस। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई जोखिम उठाने के बजाय भूख से मरने को तैयार है। कार में माहौल एक पल के लिए तनावपूर्ण हो गया और ताकत में इस असमानता ने लोगों को अनिवार्य रूप से हताश महसूस कराया। लेकिन आपने घड़ी की दुकान में पहेली का उत्तर क्यों दिया और सकुशल बाहर क्यों आ गए? शेन यी ने ज़ूहुओ की ओर देखा। शायद यह एक सफलता है। लिन पेई और अन्य लोग जलती आंखों से ज़ूहुओ और वू क्यूई को देखकर खुश हो गए। वो क्यूई घाटे में थी और वह लगभग घबरा गई थी, क्योंकि उसके पास ज़ूहुओ को गुड़िया को बाहर फेंकने से रोकने का समय नहीं था। ये किस्मत की बात हो सकती है। इस छोटे से शहर में पहेली सुझाने वाले ऐसे कई संस्थान हैं। शायद उनमें से सभी मौत के जाल नहीं हैं। अंतर कैसे बताएं? शेन शिन ने निराश होकर कहा। मैं उन्हें एक एक करके आजमा नहीं सकता। इसके बारे में विस्तार से बात करें, हम मंथन करेंगे और शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। लिन पेई दो। वो क्यूई ने फिर से बात दोहराई। लिन पेई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, समस्या लोगों की संख्या में हो सकती है। आप में से केवल 2 हैं। ये सही है। के लियांग ने अपनी जान पर थप्पड़ मारा। ये शहर कभी भी एक ही समय में 3 लोगों को सार्वजनिक रूप से सामने आने की अनुमति नहीं देता है। शायद इसी वजह से जियाओहेन के सभी साथी मारे गए थे। ऐसा ही होना चाहिए। वो क्यूई निश्चित नहीं थे। उसने अवचेतन रूप से ज़ूहुओ की ओर देखा, जो भौहें चढ़ाए हुए थी, और धीमी आवाज में पूछा, आप क्या सोचते हैं? ज़ूहुओ का चेहरा काला पड़ गया। हमें विदेशी प्रजाति को मारने या फंसाने के लिए उसे लुभाने का एक तरीका खोजना होगा। क्या तुम पागल नहीं हो? बू यू बोल पड़ा और बाकी लोग भी अविश्वास में थे। अभी अभी मलबे के ढेर को देखने के बाद शहर में विदेशी प्रजातियों का सामना कौन करना चाहेगा? क्या आपके पास कोई अन्य उपाय है? ज़ूहुओ ने भीड़ को दूर किया और शांति से कहा, यह कोई दुर्घटना नहीं है कि शहर के बाहर की सभी दीवारें इस अविनाशी धातु से बनी हैं। बाहर की ओर चिपकने की कोई जगह नहीं है और ऊंचाई 70 मीटर से अधिक है। कोई जगह नहीं है दरवाजा खोलने के अलावा शहर से बाहर निकलने का कोई और रास्ता। हम अभी तक नहीं जानते कि दरवाजा कैसे खोलें, लेकिन अगर हम कोशिश करें और जांच करें तो हम निश्चित रूप से विदेशी प्रजातियों को सचेत कर देंगे। जब तक दरवाजा खोलने की व्यवस्था नहीं मिल जाती और तंत्र चुपचाप दरवाजा नहीं खोल सकता, तब तक खिलाड़ी और विदेशी प्रजातियां निश्चित रूप से एक दूसरे का आमना सामना करेगी। हमला होने के बजाय विदेशी प्रजातियों को मारने का एक तरीका खोजना बेहतर है, ताकि कार्रवाई करना सुविधाजनक हो। लिन पेई ने देखा कि वह लापरवाही से बात नहीं कर रहा है, इसलिए उसने राहत की सांस ली। ये वास्तव में निचली रेखा से छुटकारा पाने और विदेशी प्रजातियों को मारने का एक तरीका है, ताकि हम सक्रिय हो सके। छोटा शहर, लेकिन तारांकन 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 विदेशी प्रजाति। शेन शिन ने उनके चेहरों को देखा और कहा, हम स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इसे मारना जरूरी नहीं है, इसे फंसाया जा सकता है। वो क्यूई ने कहा, जब तक हमें विदेशी प्रजातियों को बंद करने के लिए जगह मिल जाती है, हम सफल होंगे। लेकिन आजकल हमने छोटे शहरों में भी घर देखे हैं और वहां कोई विशेष मजबूत जगह नहीं है। के लियांग ने कहा, अगर हैं भी, तो हम दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कार को हाथ से फाड़ने वाली विदेशी प्रजाति धातु की बाड़ पर खरोंच छोड़ सकती है, जिससे कार टकरा भी नहीं सकती। साधारण स्टील क्या कर सकता है? क्या शहर में कोई नक्शा है? ज़ूहुओ ने पूछा। अध्याय 85 रात के 12 बजे पहेली। देर रात तक बस शहर में वापस नहीं आई थी। महापौर कार्यालय भवन शहर के ठीक पश्चिम में है। यह एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत है। दूसरी मंजिल मेयर का कार्यालय है और पहली मंजिल प्रदर्शनी हॉल है, जिसमें शहर का एक रेड टेबल मॉडल और कुछ प्रदर्शनियां हैं। ये लिन पेई थी जो इस बार ज़ूहुओ के साथ थी। उसने कार्यालय भवन का मुख्य स्विच चालू करने के लिए टटोला और छोटी सी दूसरी मंजिल जगमगा उठी। यहाँ बिजली अभी भी चालू है। जब ज़ूहुओ ने लाइटर निकाला तो वह रुक गया। पूरे शहर में समय समय पर बजने वाली पहेली तंत्र को छोड़कर केवल इस कार्यालय भवन में बिजली है और इन स्थानों को अलग से रूट किया जाना चाहिए। लिन पेई ने समझाया और रेत की मेज की ओर चले गए। हम पहले ही इस रेत की मेज को देख चुके हैं कई बार। उपरोक्त मॉडल बिल्कुल शहर जैसा ही है और आकार एक निश्चित अनुपात के अनुसार बढ़ाया गया है। इस रेत की मेज को देखकर ही शहर की संरचना की मोटे तौर पर रूपरेखा तैयार की जा सकती है। उन सभी स्थानों पर पहेलियां हैं जहां छोटे झंडे लगाए गए हैं। ज़ूहुओ ने ध्यान दिया। इस छोटे से शहर में बहुत सारी पहेलियां हैं, लगभग आधी इमारतों में ये पहेलियां हैं।
ये सही है। लिन पेई ने सिर हिलाया। नीस, खेल की पृष्ठभूमि में घड़ी मास्टर इस शहर का मेयर है। वह अपने बाद के वर्षों में पहेली खेल को हल करने के प्रति जुनूनी था और कागज के पहेली टुकड़े शहर में हर जगह देखे जा सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे पहेलियां बिल्कुल भी पहेलियां नहीं हैं। वे केवल कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जो खेल में एनपीसी के लिए बहुत सरल होने चाहिए, जैसे कि निसाई ने अपने जीवन में कितनी घड़ियां बनाई हैं, निसाई का पसंदीदा फूल या रंग। कुछ और भी अजीब हैं, जैसे कि क्या निसे ने पढ़ने का चश्मा पहना है या दूरदर्शी चश्मा। मेयर के कार्यालय में कई गमले वाले पौधे हैं। निसे कल के समय बिस्तर पर गया था और उसने नाश्ते के लिए कुछ पाई खाई। सू वो अपने दिमाग में आज शहर में देखी गई इमारतों के साथ मॉडल का मिलान कर रहा था जब उसने अचानक अपना सिर उठाया। ये पहेलियां नहीं है। बिल्कुल नहीं, लिन पेई ने मुस्कुराते हुए कहा। यह शायद एक मास्टर की बच्चों जैसी मासूमियत है। ये प्रश्न बच्चों के लिए है। सू वो ने कुछ देर सोचा और कहा, वे असली पहेलियां नहीं हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए किया जाता है। लिन पेई ने अपना मुंह खोला और पूर्वव्यापी रूप से कहा, तो यह मामला है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको गलत उत्तरों के लिए चॉकलेट कैंडी से पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने एक बार अनुमान लगाया था कि निसाई अत्यधिक आत्ममुग्ध व्यक्ति था, या पूरे शहर के निवासी निसाई के कट्टर प्रशंसक थे, जो खाने और सोने जैसी तुच्छ चीजों पर भी ध्यान देते थे। ये पहेलियां तय हैं, लेकिन सामग्री जीवन का विवरण है। आपको कम से कम एक बच्चे के साथ अकेले निसाई के छोटे शहर में बसने नहीं आना चाहिए था। जू वो ने पूछा, क्या आपने मास्टर निसाई का काम देखा है? क्या रहने के लिए कोई जगह है? रेत की मेज पर नहीं। लिन पेई ने अपना सिर हिलाया। शहर के केंद्र में एक आवासीय क्षेत्र है, लेकिन हमने गहराई से खोज नहीं की है। क्या आप इसे अभी ढूंढना चाहते हैं? बस बहुत दूर जा चुकी है और रात में चलने में असुविधा होती है। जब वे बस से उतरे तो उन्होंने पहले ही कार्यालय भवन में रात बिताने की योजना बना ली थी। चलो कल चलते हैं, जू वो ने कहा। देखें कि क्या निसाई के आवास का दरवाजा खोलने का कोई सुराग है। अगर छोटे शहर के लोग अंदर और बाहर जाना चाहते हैं तो दरवाजा खोलने का हमेशा एक तरीका होता है। कार्यालय भवन की खिड़की से आप पश्चिमी दीवार पर लगा गेट देख सकते हैं। लिन पेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप जोर से नहीं बोल सकते और आप समूहों में बाहर नहीं जा सकते। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो बच्चे पैदा होने पर रो नहीं सकते और द्वार भी बंद है। मौत, यह अपना बुढ़ापा शांति से बिताने जैसा नहीं है, बल्कि जेल जाने जैसा है। सू वो की आंखें थोड़ी हिल गईं। रेत की मेज पर लौटने से पहले उसने मॉडल पर अंकित फोटो को ध्यान से देखा। जीवन की बुनियादी जरूरतों के अलावा अन्य दुकानों के दर्शक आमतौर पर युवा थे, जैसे कि बच्चों के कपड़े की दुकानें, गुड़िया की दुकानें, हस्तशिल्प की दुकानें, चित्र गैलरी, क्रेयॉन की दुकानें आदि। इसमें उन पहेलियों को जोड़े जो इस शहर में सर्वव्यापी हैं और ऐसा लगता है जैसे ये शहर छोटे बच्चों के लिए बनाया गया था। और इन्हें देखकर ही लगता है कि यह शहर बचकानेपन से भरा होना चाहिए, लेकिन बाहर एक दीवार है और शहर में ऐसे अजीब नियम हैं। ऊंची कीमत पर सुरक्षा गार्डों को नियुक्त करना। यदि आप सुरक्षा के साथ एलियंस की तुलना करते हैं तो यह छोटे शहर को बनाए रखने के लिए बिल्कुल नहीं। शहर में कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि नियमों का पालन न करने वालों का नरसंहार होता है। मास्टर निसाई का शहरवासियों से तालमेल नहीं है। ये शहर बच्चों के लिए बनाया गया था और निसाई मास्टरों का एक समूह यहाँ रहता था जिन्हें अपने जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। ऐसे सख्त नियमों के साथ अगर आप सावधान नहीं रहे तो जान भी जोखिम में पड़ सकती है और कुछ लोग यही रहना पसंद करते हैं। ये शहर विरोधाभासों से भरा है, लेकिन ये स्थान जितना अधिक विरोधाभासी होगा, समस्या को हल करने की कुंजी उतनी ही अधिक होगी। सू वो ने सीढ़ियों की रेलिंग पर चिपकी पहेली को लापरवाही से फाड़ दिया, उसे देखा और आसानी से दूसरी मंजिल तक चलने से पहले उसे अपनी जेब में भर लिया। फर्श पर फैले खिलौनों को एक तरफ रखकर वह मेयर के कार्यालय में दाखिल हुआ। एक घड़ी की दुकान की तरह यहाँ की दीवारें सभी प्रकार की घड़ियों से ढकी हुई हैं। कोने में लगे गमले के पौधे मर चुके हैं और घड़ियों के बारे में कुछ किताबें, साथ ही कुछ चित्र पुस्तकें और परियों की कहानियां किताबों की अलमारियों पर बेतरतीब ढंग से रखी हुई हैं। डेस्क पर एक अधूरी घड़ी है। कुछ काम करने वाले उपकरण डेस्कटॉप और फर्श पर बिखरे हुए हैं। सभी दरवाजे खुली हुई हैं, खाली हैं। बुकशेल्फ को छोड़कर इस कार्यालय में कोई अन्य कागज का सामान नहीं है और कोई सफेद कागज नहीं है जैसे तोड़फोड़ की गई हो। आखिरकार वह एक मास्टर घड़ीसाज है। अपने जीवनकाल के दौरान उसने जो पांडुलिपियां छोड़ी वे बहुत मूल्यवान होंगी। शहर के निवासियों के लिए दूर जाना और कुछ चुराना सामान्य बात है, लिन पेई ने कहा। सू वो ने थोड़ा सिर हिलाया, डेस्क के पीछे खिड़की के पास चला गया, चारों ओर देखा और उसकी आंखों में जमीन को देखा। हल्की चांदनी में उसने दीवार पर थोड़ी सी रोशनी परावर्तित होती देखी और रोशनी वाली जगह अभी भी घूम रही थी। यह इमारत के शीर्ष पर लगी बड़ी घड़ी की सेकंड सुई का प्रतिबिंब है। लिन पेई ने उसकी दृष्टि पर ध्यान दिया। इमारत के शीर्ष पर घड़ी की दूसरी सुई की नोक एक परावर्तक चमकदार सतह है। जब सेकंड का कांटा 12 की स्थिति में घुमा तो कार्यालय के दरवाजे के पीछे लटकी गुड़िया ने अचानक संगीत बजाया। 12 बजे हैं, 12 बजे हैं। एक सुखद रात आ रही है। ये घड़ी मास्टर निसी का पसंदीदा समय है। आज का सवाल यह है कि घड़ियों और घड़ियों के शौकीन मास्टर नीस ने अपने जीवन में कितनी घड़ियां बनाई। सू वो ने शेल्फ पर रखी चित्र पुस्तिका उठाई और अंदर सबसे बड़ी संख्या पाई, 20,001। बीप, सही उत्तर। पहली सुझाने वाले ने सही उत्तर दिया और मास्टर निसाई ने आपको हाथ से मुड़ा हुआ एक छोटा सितारा इनाम देने का फैसला किया। जू वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। यह अंगूठे के आकार का एक कागज पर मुड़ा हुआ 5 नुकीला तारा था, जो बच्चों को पसंद आता है। ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग बच्चों के मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। लिन पेई निराश होने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन गुड़िया ने उत्तर के अंत की घोषणा नहीं की, लेकिन पूछना जारी रखा। स्मार्ट पहेली सॉल्वर। दूसरा सवाल यह है कि मास्टर निसे को पाई का कौन सा स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरी स्वाद। सू वो ने चित्र पुस्तक के बगल में स्ट्रॉबेरी भित्तिचित्र पर नजर डाली। बीप, सही उत्तर। पहली सुझाने वाले ने सही उत्तर दिया और मास्टर निसाई ने आपको एक छोटा स्ट्रॉबेरी दर्पण इनाम में देने का फैसला किया। दर्पण हाथ में पकड़ा हुआ है। ये स्ट्रॉबेरी पैटर्न वाला आधा हथेली के आकार का स्ट्रॉबेरी के आकार का कॉस्मेटिक दर्पण है। फिर तीसरा प्रश्न है, मास्टर निसाई का पसंदीदा खेल कौन सा है। एक पहेली सुलझाना। दीदी। गलत जवाब। अध्याय 86 विदेशी हमला। गलत प्रश्न का उत्तर देने वाले सॉल्वर को दंडित किया जाएगा।
गुड़िया की आवाज अचानक तेज हो गई और दरवाजे के पीछे खड़े दो लोगों के हाव भाव एक ही समय में बदल गए और वे एक ही समय में खिड़की की ओर भागे। लगभग उसी समय जब वे दूसरी मंजिल से कूदे, कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया और फिर एक छाया ने उनकी पीठ पर पर्दा डाल दिया। इस मोड़ पर लिन पेई ने घूमकर एक कठिन हरकत के साथ खिड़की के निचले हिस्से को पकड़ लिया और जूहो, जिसने तारों को पकड़ रखा था और अपने पूरे शरीर को हवा में उजागर कर दिया था, विदेशी प्रजाति का पहला लक्ष्य बन गया। समय खत्म हो रहा था और जूहो के पास अपनी तलवार घुमाने का समय नहीं था। जैसे ही उसने बैल की ढाल निकाली, मेंढकों के आकार वाले अनबों वाली पीली छाया उससे टकराई और सड़क के पार एक कपड़े की दुकान में उड़ गई। ढाल पर लेटी हुई एलियन प्रजाति ने ढाल के किनारे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपना मुंह पूरा खोलकर काट लिया। सु वो ने भी इससे बचते हुए इसका स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा। यह एक मानव चेहरे के समान था, लेकिन इसकी आंखें खराब हो गई थी और पलकें कसकर बंद थी। ऊपरी और निचली पलकें एक साथ चिपकी हुई थी और दांत और जीभ टपक रहे थे बलगम के साथ। सु वो के पूरे चेहरे पर स्प्रे किया गया। फिर उसने अपनी ढाल को अपने घुटनों से पलट दिया। जब विदेशी प्रजाति का प्राणी उसके सिर के ऊपर से उड़ गया तो उसने गैप का फायदा उठाया, कपड़े की दुकान से बाहर निकला और सड़क के बीच में ट्रैक की ओर भाग गया। कुछ ही दूरी पर उसने अनिवार्य रूप से जमीन पर पड़ी गुड़िया पर पैर रख दिया। जब चीखें सुनाई दी तो विदेशी जाति फिर से खिड़की से बाहर निकली और आवाज का पीछा करते हुए उसका पीछा करने लगी। वास्तव में जब गुड़िया ने आवाज लगाई तब से लेकर विदेशी प्रजाति के बाहर निकलने तक 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच गति का अंतर इतना बड़ा था कि जूहो ने अपना पैर गुड़िया से दूर कर लिया था और विदेशी प्रजाति पहले ही उसके सामने झपट चुकी थी। उस आदमी और ढाल को फिर से कार्यालय भवन के बगल के पेड़ पर फेंक दिया गया। विदेशी प्रजाति की लहराती भुजाओं से बचने के लिए नीचे झुकते हुए उन कुछ मानव नाखूनों ने आसानी से पेड़ के तने को काट दिया और उसमें कुछ खांचे खोद दिए। जूहो को अचानक एहसास हुआ कि वह गति के मामले में विदेशी प्रजाति को नहीं हरा सकते और ताकत झुकने की हरकत का फायदा उठाते हुए उसने गुड़िया को अपने पैरों के पास से उठाया और दूर फेंक दिया। वाह 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 वाह! 10 मीटर से अधिक दूर तक एक तेज चीख की आवाज सुनाई दी और विदेशी प्रजाति जो देख नहीं सकती थी, उसने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और उस दिशा का पीछा किया। ज्यादा दूर न भागने के बाद जिस गुड़िया पर उसने कदम रखा था उसकी आवाज से वह आकर्षित हो गया और पागलों की तरह उसे वहीं फाड़ना शुरू कर दिया। काटना। कठोर जमीन को उसके नंगे हाथों ने अपने नाखूनों से खरोंच दिया था और आसपास की अधिकांश गुड़ियों को फाड़ दिया था और उसे जिंदा निगल लिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपनी उभरी हुई हड्डियों और गहरी अवतल छाती और पेट के साथ उन सभी को उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद वह एक जानवर की तरह वहीं पर बैठ गया। उसकी पतली बाहें जमीन पर टिकी हुई थी, उसके कान खड़े थे जैसे कि कुछ सुन रहा हो। शहर फिर से खामोश हो गया। सु वो का नेतृत्व तारों द्वारा किया गया था और वह बिना किसी आवाज के कार्यालय भवन की छत पर उतरा। इस आदमी को देखकर, जिसकी शक्ल उसके जैसी ही थी लेकिन पूरी तरह से एक जानवर में तब्दील हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका अंत कैसे किया जाए। कस्बे में अचानक कहीं समय की घंटी बजी। ये 12:15 है, ये 12:15 है। आज की रात बहुत सुंदर है और चंद्रमा बहुत सुंदर है। एक समझदार व्यक्ति को बिस्तर पर लेटना चाहिए और अभी सो जाना चाहिए। आवाज सुनकर एलियन प्रजाति तुरंत आवाज की दिशा की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसका कदम कुछ गुड़ियों पर पड़ा। इन्हें पकड़ने के बाद ऐसा लगा कि ये खाने योग्य नहीं है। उन्हें फेंकने के बाद वह दीवार पर चढ़ गया और छत पर मौजूद गुड़ियों की ओर छलांग लगा दी। एक छोटी सी इमारत जहां से आवाज आई थी, वहां प्रवेश करते ही समय बताने वाली अलार्म घड़ी भी बंद हो गई। जूहो ने थोड़ी देर तक इंतजार किया और विदेशी प्रजातियों को बाहर आते नहीं देखा, इसलिए वह हवा से शहर से गुजरे और स्वतंत्र आवासीय घर के पास पहुंचे। घर के बाहर घूमने पर कोई विदेशी प्रजाति नहीं मिली तो वह घर में घुस गया। लाइटर की रोशनी छोटे से कमरे को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी। जमीन पर बचे गीले पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए वह चिमनी की ओर चला गया। थोड़ा झिझका, फिर जांच की और अंधेरी चिमनी में देखा। चिमनी का शीर्ष सीधे घर के बाहर की ओर जाता है और मंद आकाश को हल्का सा देखा जा सकता है। इसके नीचे एक संकरा रास्ता है जिसमें जाने के लिए कहीं नहीं है। सभी तरफ की दीवारें नाखूनों की खरोचों से ढकी हुई हैं। सु वो ने पाया कि चिमनी के नीचे का चैनल ऊपर की चिमनी से अलग है। ये धातु से बना है और इसके दोनों तरफ एक निश्चित दूरी पर लंबवत और क्षैतिज रूप से व्यवस्थित गोलाकार छेदों की एक पंक्ति है जो बाढ़ की तरह दिखनी चाहिए। वह चिमनी से पीछे हट गया, घर की अन्य सुविधाओं को देखा और आग के कोने से बालों का एक हिस्सा निकला हुआ देखा। जब उसने खोदकर देखा तो वह एक इंसान का सिर निकला जिसका आधा चेहरा गायब था। खोजबीन जारी रखते हुए कम से कम 5 या 6 सिर हैं, जिनमें से कुछ सड़ चुके हैं और केवल हड्डियां हैं और कुछ को केवल कुछ दिनों के लिए मृत होना चाहिए। इन सिरों की वीडियोग्राफी करने के बाद उसने उन्हें वापस राख में डाल दिया और फिर छोटी सी इमारत छोड़ दी। जैसे ही वह बाहर निकला, लिन पेई, जो एलियन प्रजाति के सामने आते ही आसानी से भाग निकला, अचानक कुछ ही दूरी पर एक दुकान से बाहर चला गया। ये बहुत अच्छा है कि आपके पास सच्चाई नहीं है। सु वो ने अपना लाइटर उठाया और उसकी ओर देखा। लिन पेई थोड़ा दोषी लग रहा था। उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ना चाहता हूँ, ये वास्तव में उस तरह की स्थिति है। मैं भी। ये कुछ भी नहीं है। सु वो ने उसे हल्के से टोकते हुए कहा, अगर मैं होती तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाती। लिन पेई को यकीन नहीं था कि क्या वह गुप्त रूप से द्वेष रखता है, इसलिए वह झिझका और विषय बदल दिया। मैंने यहाँ एक रोशनी देखी, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ। आपने अभी क्या देखा? सु वो ट्रैक के साथ वापस चला गया। अलार्म की आवाज से विदेशी प्रजातियों को घर में ले जाया गया। वह कमरा एक ऐसी जगह है जहां विदेशी प्रजातियों को रखा जाता है और बाहर निकलने पर एक बार है। दैनिक पहेली सुलझाने के समय के दौरान निकास बार को स्वचालित रूप से सील कर दिया जाना चाहिए और विदेशी प्रजातियां बाहर नहीं आ सकती हैं, इसलिए पहेली सुलझाने का समय खिलाड़ियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है। लिन पेई को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। हर जगह जहां पहेली सुलझाई जाती है वह सुरक्षित नहीं है, हमें अभी मूर्ख बनाया गया है। ऐसी जगहें जहां बच्चे अक्सर घूमते रहते हैं, उनके खतरनाक होने की संभावना कम होती है। सु वो ने रुककर पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस शहर में कितनी विदेशी प्रजातियां हैं? 3 से अधिक होने चाहिए। लिन पेई ने कहा, वे एक ही समय में प्रकट नहीं होते हैं।
हालांकि यह एक शहर है, यह क्षेत्र छोटा नहीं है और विदेशी प्रजातियां अप्रयुक्त स्थानों में बिखरी हुई हो सकती हैं, इसलिए हर बार 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि केवल एक छोर को ही आकर्षित कर सकती है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि यह 80 डेसिबल से ऊपर है या नहीं। गेम के बैकग्राउंड में विशेष रूप से 60 डेसिबल और 80 डेसिबल का उल्लेख है। तेज आवाज में बात करना या पहेलियां, अलार्म घड़ियां, घंटियां और गुड़िया सभी 80 डेसिबल से कम है, जो एलियंस को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि अत्यधिक तेज ध्वनि पूरे खेल को आकर्षित करेगी या नहीं, और खिलाड़ी इसे आसानी से आजमाने की हिम्मत नहीं करते हैं। सु वो ने चलना बंद कर दिया। अभी अभी जब उसे एलियन प्रजाति ने हवा में गिराया तो ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक होनी चाहिए थी। हालांकि ध्वनि क्षणभंगुर थी, लेकिन इसने दूसरी विदेशी प्रजाति को आकर्षित नहीं किया। लिन पेई ने जो दूरी बताई वह एक संभावित सेक्स है। आज रात की विदेशी प्रजाति स्पष्ट रूप से उस विदेशी प्रजाति के समान नहीं है जिसने पूर्वी गेट पर कार को तोड़ दिया था। यदि दो प्रकार की विदेशी प्रजातियों की संख्या अज्ञात है तो उन्हें मारना या बंद करना बहुत मुश्किल है, जब तक कि केवल प्रवेश और निकास न हो जहां विदेशी प्रजातियां मूल रूप से रखी गई थीं। उन्हें बस निकास को अवरुद्ध करने की आवश्यकता है। हालांकि शहर के चारों ओर बड़े जंगल हैं। जिस एलियन ने पूर्वी गेट पर लोगों पर हमला किया था, जरूरी नहीं कि वह शहर में ही रहे। क्या जमीन का पिंजरा जिसमें पिछला एलियन था उसे फंसाने में सक्षम हो सकता है? अध्याय 87 मृत्यु प्रमाण पत्र। दोनों मेयर के कार्यालय भवन में लौट आए और रात भर वहीं रुके जब तक कि बस अगली सुबह शहर में वापस नहीं आ गई। क्या कल रात कुछ हुआ था? शेन यी को सड़क पर लड़ाई के निशान मिले। लिन पेई ने गुड़िया द्वारा विदेशी प्रजातियों को आकर्षित करने से पहले और बाद के समय के बारे में संक्षेप में बात की और कहा, जोखिम बहुत अधिक है। अगर ऐसा है तो मैं विदेशी प्रजातियों का सामना करने के बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा। शेन शिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, भूख कोई समाधान नहीं है, देर सबेर आपको विदेशी प्रजातियों का सामना करना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतना बेहतर होगा। सु वो ने कहा, क्या आप सचमुच हर पहेली को आजमाने जा रहे हैं? शेन यी ने चारों ओर देखा। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा वह समझ में आता है। बू यू ने कहा, समय जितना लंबा खींचेगा हमारी शारीरिक शक्ति उतनी ही कमजोर होगी और उस समय जोखिम भी अधिक होगा। क्या आपके पास कोई अच्छे विचार हैं? वो क्यूई ने पूछा। एक व्यक्ति सवालों का जवाब देने जा रहा है और बाकी लोग बगल में घात लगाकर बैठे हैं। अगर कोई विदेशी प्रजाति सामने आएगी तो उसे मार दिया जाएगा, बू यू ने पहले कहा। लेकिन लड़ाई के दौरान तेज आवाजें करना अपरिहार्य है, शेन यी ने कहा। क्या होगा यदि अन्य विदेशी प्रजातियां आकर्षित हों? विषम प्रजातियां इस शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित हो सकती हैं, लिन पेई ने सोचने के बाद कहा। खेल कहता है कि शहर में केवल कुछ सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं। चलो उन्हें 9 के रूप में गिने। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम उनका पता लगा सके एक एक करके छुपने की जगह है। ये सिर्फ इतना है कि खेल में एक नियम है कि एक ही समय में 3 लोगों को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने की अनुमति नहीं है। उनके बीच अंतर करना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप विभिन्न प्रजातियों को लुभाना चाहते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए उनका अनुसरण करना चाहते हैं, जमीनी पिंजरा लोगों की संख्या इसे कठिन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रवेश और निकास को सील करने के लिए किसी चीज का उपयोग करना भी एक समस्या है। शेन यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या विदेशी प्रजातियों को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत होना संभव है, लेकिन चुप रहना भी संभव है। क्यों न हम आज ही एक दूसरे के अगल बगल पूरे शहर की तलाशी शुरू करें? वो क्यूई ने कहा। हर बार वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं और उसकी तलाश करते हैं। इतना बड़ा शहर ढूंढने में कितने दिन लगेंगे? बू यू ने आपत्ति जताई। अगर हम इसे अंत में नहीं ढूंढ पाए तो क्या हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? मेरी विधि के अनुसार हमें पहले विदेशी प्रजातियों को फुसलाकर बाहर निकालना चाहिए और उन्हें ऐसी जगह पर मारना चाहिए जहां इसे बनाना आसान न हो। शोर, मुझे लगता है कि शहर के बाहर के जंगल बहुत अच्छे हैं। आपका तरीका काम नहीं करेगा, लिन पेई ने कहा। आप अधिक शोर नहीं कर सकते, लेकिन विदेशी प्रजातियां बेकाबू हैं। शहर से गुजरने से अन्य विदेशी प्रजातियों को आकर्षित करने की बहुत संभावना है। अगर पूर्वी गेट पर एक से अधिक विदेशी प्रजातियां दिखाई देती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम में से बहुत से लोग वहां हैं। ये बेकार है। बू यू चुप था और कुछ सेकंड के बाद उसने कहा, फिर आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो पिंजरे को सील कर सके। सु वो ने इस समय कहा, शहर द्वारा दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल की गई धातु अभी भी शहर में बची हुई हो सकती है, और हो सकता है कि शहर के सभी बुनियादी ढांचे भी इस तरह की धातु का उपयोग करते हों। धातु गाड़ी चलाने के लिए 2 लोगों को छोड़ दे और बाकी लोग इसे अलग से पाएंगे। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने मेयर के कार्यालय से लाई गई चित्र पुस्तिका और क्रेयॉन निकाली और मोटे तौर पर शहर का नक्शा तैयार किया। 7 लोग 7 दिशाओं में जाओ। कोई भी दुकान, गैस स्टेशन, महापौर कार्यालय भवन, क्लिनिक, सड़क, ये सार्वजनिक स्थान है। लेकिन यदि गेम द्वारा संदर्भित सार्वजनिक स्थान ओवरलैप हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम सभी एक ही समय में विभिन्न दुकानों में प्रवेश कर सकते हैं। शहर में हर जगह हर दुकान पर लोगों के निशान हैं। यदि ब्लॉक को सार्वजनिक स्थान के रूप में गिना जाता है तो विभिन्न प्रजातियों के इतने सारे लोग पर्याप्त नहीं है। मैं सड़कों को क्षेत्रों में विभाजित करता हूं, लेकिन कोई स्पष्ट स्थल चिन्ह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इन जोखिमों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम समय पर कार्रवाई करें। समय सीमित करें, गतिविधि का स्थान सीमित करें और उन स्थानों पर एक ही समय में 3 लोगों से बचे जो सार्वजनिक स्थान हो सकते हैं। वो क्यूई ने पूरे शहर में बिखरे हुए घरों को देखा और कहा, आप बस चलाने के समय के अनुसार आ सकते हैं। आवासीय क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र नहीं माना जाता है, यह विधि संभव है। लिन पेई ने कहा, भले ही ये किया जा सकता है या नहीं, आइए पहले इसे ढूंढें और फिर इसके बारे में बात करें। कई लोग कहां जाना है और कहां उतरना है इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करते हैं, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों में घूमने के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित करते हैं। बस को दिन में एक बार ईंधन भरना पड़ता है और बस में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। वो क्यूई ने नियान होंगान और वान चाओकिंग को देखा और चिंतित थे कि क्या उन्हें बस से उतरने दिया जाए या बस में ही रहने दिया जाए। नियान होंगान कार में रुके थे। सु वो ने उन दोनों के चेहरों के चारों ओर देखा। नियान होंगान ने तुरंत राहत की सांस ली, लेकिन वान चाओकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं भी कार में क्यों नहीं रहता? आप देख रहे हैं कि मेरी विशेषताएं बिल्कुल बेकार हैं। अगर मैं आपको परेशान कर दूं तो क्या होगा? जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो मरने वाले आप पहले व्यक्ति होते हैं।
सू वो ने हल्के से कहा, मेरे अपने जीवन के लिए चलो। 15 मिनट बाद वांग चाओकिंग उदास चेहरे के साथ कार से उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद वो क्यूई और गुयू, उसके बाद भाई और बहन शेनगी और अंत में लिन पेई और जू हो आए। छोटे शहर में अधिकांश आवास एकल छोटी इमारतें हैं और कुछ घर अगल बगल हैं, इसलिए प्रत्येक आवास में गतिविधि का समय 20 मिनट है। 20 मिनट के बाद बस से उतरने वाले पहले व्यक्ति से शुरू करके हर बार उन दोनों के पास सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 5 मिनट का समय होता है और घर की तलाश करने के बाद उन्हें एक दुकान मिल जाएगी। जू वो ने पहली छोटी इमारत की खोज करने के बाद अगली इमारत में प्रवेश करने से पहले 15 मिनट इंतजार किया। लगातार 3-4 जगह देखने के बाद उसका एहसास और भी अजीब हो गया। हालांकि इन स्थानों पर लोगों के रहने और उपयोग करने के निशान मौजूद हैं, शायद स्थानांतरण की भीड़ के कारण घर में कपड़े और बिस्तर जैसी अधिकांश दैनिक आवश्यकताएं संरक्षित की गई हैं, लेकिन सभी घरों में एक समान विशेषता है, वह है रहने का माहौल मजबूत नहीं है। साधारण रसोई, साधारण बाथरूम, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को छोड़कर बुकशेल्फ और उपयोगिता कक्ष जैसी लगभग कोई अन्य चीजें नहीं है और बच्चों का कोई निशान नहीं है। हर घर साधारण रूप से साफ सुथरा है। मुझे इसका कारण समझ नहीं आता, लेकिन एक नज़र में घर में जाहिर तौर पर उपयोग करने लायक कोई जगह नहीं है। वह अगली जगह पर जा रहा है जब उसे अचानक खिड़की के बाहर छत पर एक प्रतिबिंबित स्थान वाली एक छोटी सी इमारत दिखाई देती है। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक घड़ी निकली। दूसरे हाथ पर एक परावर्तक क्रिस्टल है जो महापौर कार्यालय भवन की घड़ी के समान है। उसने अपना दिमाग थोड़ा सा हिलाया और सीधे उस बिल्डिंग में चला गया। सड़क पार करते हुए उसने भारी दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। सबसे पहले उसने दीवार पर लगी घड़ियां देखी, लेकिन ये घड़ियां टूटी हुई थीं और सुइयां अलग अलग स्थानों पर रुक गईं। दीवार के बीच में एक तस्वीर भी है जिसमें एक बूढ़ा आदमी और कसकर लिपटी एक छोटी लड़की दिखाई दे रही है। बूढ़ा आदमी गंभीर मुद्रा में आधी बंद आंखों से बच्चे को पकड़ रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों का आकार खराब हो गया है। फोटो में दिख रहा बूढ़ा आदमी वही बूढ़ा आदमी है जिसे उसने कल घड़ी की दुकान में देखा था। मोटे कालीन पर कदम रखते हुए जू वो लगभग बिना कोई आवाज किए दूसरी मंजिल तक चली गई। उसने पहले कमरे को, जो मास्टर निसाई का शयन कक्ष होना चाहिए था, हटा दिया और दीवार पर लगे स्टिकर को छोड़कर लगभग सब कुछ हटा दिया गया। कुछ तस्वीरें और बच्चों के डूडल। नीचे की तस्वीरों से अलग इन तस्वीरों में मुख्य पात्र चमकते हुए मुस्कुरा रहे हैं। निसाई और छोटी लड़की के अलावा एक युवा जोड़ा भी है। वह आदमी निसाई जैसा दिखता है। मृत्यु प्रमाण पत्र। आधिकारिक 5 सितारा फार्मास्यूटिकल अनुसंधान समूह द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि लोगन निसे और जैस्मीन ये की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ। अध्याय 88 पहली मृत्यु। दीवार पर चिपकाया गया यह मृत्यु प्रमाण पत्र कई बार घिसा गया है। ये सिलवटों से भरा हुआ है और कोने टूट गए हैं, लेकिन इसे अभी भी चिकना करके दीवार पर चिपकाया गया है। स्टार कंपनी। जू वो ने गेम इंटरफेस खोला, सफेद नोट पर क्लिक किया और निम्नलिखित नोट्स पढ़े। स्टार कंपनी का चेयरमैन निस्संदेह सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। सफेद नोट पर मौजूद व्यक्ति कंपनी का चेयरमैन है। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि स्टार कंपनी एक गेम डेवलपमेंट कंपनी थी या गेम सेटिंग्स के लिए एक विशेष कंपनी थी, लेकिन अब यह पुष्टि हो गई है कि गेम वास्तविक दुनिया में ही है। सफेद धन वाली स्टार कंपनी डायमेंशनल रिफ्ट गेम की डेवलपर या भागीदार होने की बहुत संभावना है। यह स्वतः स्पष्ट है कि अपने नाम के तहत फार्मास्यूटिकल अनुसंधान समूह क्या करता है। उन्हें कैबिनेट से लोगन निसी और जैस्मीन ये के कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पदक मिले। इन दोनों के पास PhD है, जिसमें जीन सुधार करने वाले एजेंटों से मनुष्यों को होने वाले नुकसान का उल्लेख किया गया है। उन्होंने इन पत्रों को ध्यान से पढ़ा, जिसमें कम से कम 1 दर्जन दवाओं का उल्लेख था जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था, लेकिन वे सभी जन्मजात आनुवंशिक दोषों के उद्देश्य से थीं। कुछ शारीरिक दोष। हालांकि दंपति जीन सुधार करने वाली दवाओं को लेकर आशावादी नहीं थे। उन्होंने इस पेपर को प्रकाशित किया जिसमें उन्हें मिली संदिग्ध दवाओं के कारण होने वाले नए सीक्वेल के 60 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसे प्राधिकरण द्वारा भी मान्यता दी गई थी। एवोल्यूशन एजेंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं। सू वो ने जानकारी को उसकी मूल स्थिति में वापस रखा, 2 कदम पीछे हटे और कमरे के लेआउट को देखा। मास्टर निसाई की मृत्यु के बाद उनकी कई निजी चीजें छीन ली गईं। यदि ये केवल पैसे के लिए होता तो मास्टर निसाई द्वारा अपने जीवनकाल में बनाई गई घड़ियां और घड़ियां अधिक मूल्यवान थीं। वे अपने आवास से घड़ियां भी नहीं ले जाते थे। अन्य रहस्य। कोई भी महत्वपूर्ण बात सतह पर नहीं छोड़ी जा सकती। इस कमरे में कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए वह बगल के बच्चों के कमरे में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, वह वहीं चढ़ाए बिना नहीं रह सका। यह सामान्य लोगों के रहने के लिए कमरा नहीं है। कमरे में कई खिड़कियां ग्राउंड केज के समान बार से ढकी हुई हैं। विशाल कमरे में छोटी ट्रेन की पटरियां हैं, आलीशान खिलौनों से भरी एक छोटी कार, पेंटिंग के लिए समर्पित एक छोटा कमरा, बिस्तर के नीचे चित्र वाली किताबें फेंकी गई हैं और दीवारें, सतह, छत और यहां तक कि दर्पण भी सभी से ढके हुए हैं। भित्ति चित्र। संक्षेप में, जो स्थान भरा जा सकता है वह लगभग भरा हुआ, फूला हुआ और बोझिल है। दीवार पर अव्यवस्थित और अव्यवस्थित भित्ति चित्रों को देखते हुए जू वो ने अवचेतन रूप से एक को हटा दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कागज का एक टुकड़ा उसके पीछे गिर गया। जब मैंने इसे उठाया तो यह एक ब्रीफिंग निकली। सामग्री संभवतः स्टेलर फार्मास्यूटिकल रिसर्च ग्रुप में लगातार होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में थी और उच्च स्तरीय कर्मचारी स्पष्टीकरण के लिए आगे आए। फिर उन्होंने दूसरी भित्तिचित्र को फाड़ दिया और पीछे एक ब्रीफिंग भी थी जो स्टेलर फार्मास्यूटिकल रिसर्च ग्रुप की एक दुर्घटना रिपोर्ट भी थी। तीसरी और चौथी शीट के बाद प्रत्येक भित्तिचित्र के पीछे कुछ कागजात हैं, कुछ अखबार की कतरनें हैं, कुछ खंडित नोट हैं, उनमें से अधिकांश संदिग्ध चिकित्सा दुर्घटना का पता दर्ज करते हैं और कुछ ड्रग सीक्वेल के लक्षण हैं जिनमें शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। पूरे शरीर पर फुंसी, मांसपेशी शोष, अंग विफलता आदि। फुंसी, शोष और थकावट ऐसे शब्द हैं जिनसे जू के बहुत परिचित हैं। सिर कटे दानव उदाहरण में वह जिन बचे हुए खिलाड़ियों से मिले, साथ ही प्रोफेसर हान, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, सभी ने इन लक्षणों का अनुभव किया है। अंतर यह है कि बचा हुआ खिलाड़ी पोषण को अक्षम करने के कारण था, जबकि प्रोफेसर हान को ट्रेन के बाहर विदेशी प्रजातियों ने खरोंच लिया था।
विषमांगी प्रजातियां भी विकासवादी थीं। ये कहना उचित है कि उनमें विकासवादी एजेंटों को लिए बिना अंग विफलता के लक्षण होने चाहिए, लेकिन न केवल उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे स्वयं विषाक्त पदार्थों को ले गए, जिससे सामान्य विकासवादियों को पहले से ही एजेंटों की कमी की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। विषम प्रजातियां एक विशेष उत्परिवर्तन हो सकती हैं, लेकिन सामान्य विकासवादियों के लक्षण सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं। इन कतरनों और नोट्स के अनुसार हालांकि दवाओं के प्रकार अलग अलग हैं, सीक्वेल के लक्षणों में कुछ समानताएं हैं। ये दवा की समस्या नहीं है, बल्कि विकासवादी का ही दोष है। विकास अपने आप में एक धोखा है। क्या ऐसी कोई दवा नहीं है जो विकास को रोक सके? मैं स्टार कंपनी के उन लोगों को मारने जा रहा हूं। पीछे के नोटों के शब्द और अधिक तीव्र हो गए, लेकिन जू वो ने अचानक नोट में कागज का एक टुकड़ा देखा। मैं गलत था, वास्तविक विकास मौजूद है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह अचानक खड़ा हो गया, अपने चेहरे पर अव्यक्त उत्साह के साथ कुछ कदम आगे पीछे चला और फिर खुद को फिर से शांत होने के लिए मजबूर किया। कमरे के लेआउट और शहर में सुविधाओं को देखते हुए ये देखना मुश्किल नहीं है कि मास्टर नीस की पोती के साथ कुछ गड़बड़ है। जांच ये सोचने से आगे बढ़ी कि विकासवाद में ही कोई समस्या थी, यह विश्वास करने तक कि वास्तविक विकास मौजूद है, जिससे पता चलता है कि उसे पूर्ण विकास की विधि पता होनी चाहिए। छोटे शहर के निवासी मास्टर निसाई के रिश्तेदार और दोस्त नहीं हैं, नहीं वे सटीक डेसिबल के प्रशंसक हैं। वे मास्टर निसाई की निगरानी करने आए और उनकी मृत्यु के बाद उनका निजी सामान भी ले गए। यही कारण है कि छोटे शहर में विदेशी प्रजातियां संक्रमित हैं और कठोर यात्रा स्थितियां तैयार की गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या वह जो उत्तर चाहता है वह अभी छोटे शहर में मिल सकता है? जमीन पर बिना क्षतिग्रस्त नोटों को देखते हुए जू वो ने आखिरी नोट अपनी जेब में डाला, मुड़ा और नीचे चला गया। मास्टर निसाई के निवास में सबसे आम चीज घड़ी है। वह चीजों को भित्तिचित्रों के पीछे छिपा सकता है और ये घड़ियां भी ठीक है। अगले समय में उन्होंने छोटी इमारत नहीं छोड़ी। उसने लगभग सभी घड़ियां और घड़ियां खोजी, यहां तक कि उपयोगिता कक्ष में टूटी घड़ियां भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फोन को देखते हुए लगभग वह समय आ गया था जब वे वापस जाने के लिए सहमत हुए थे। सू वो ने 2 रंगों वाले रूबिक क्यूब को हटा दिया और फर्श पर पड़ी घड़ियों को एक एक करके वापस शेल्फ पर रख दिया। अचानक बड़ी घड़ी से दूसरा डायल गिर गया। वह इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और गेम इंटरफेस पॉप अप हो गया। जीवन के 3 सेकंड। ऐसा कहा जाता है कि लोगों को मृत्यु से पहले अंतिम क्षण में एक घूमती हुई लालटेन दिखाई देगी, जिसमें मरने वाले व्यक्ति के जीवन की सबसे गहरी यादें शामिल हैं। लेकिन ये समय कितना लंबा है? प्रामाणिक प्रयोगों के अनुसार इसकी समय सीमा 1 सेकंड से 10 सेकंड के बीच है। घड़ी मास्टर निसे को लगता है कि यह केवल 3 सेकंड है, इसलिए ये सुपर प्रॉप जिसमें शिल्पकार के श्रमसाध्य प्रयास और मास्टर की आत्मा शामिल है, अस्तित्व में आया। हालांकि इसमें 60 सेकंड है, इसका उपयोग केवल अंतिम 3 सेकंड के लिए किया जा सकता है। जब तक उपयोगकर्ता इसे धारण करेगा, उसका जीवन स्वतः ही मृत्यु से पहले के तीसरे सेकंड में चला जाएगा। एक मोड़ और यह अपनी आत्मा खो देगा। अप्रत्याशित रूप से 2 रंगों वाले रूबिक क्यूब को चलाने के बाद उन्हें विकास से संबंधित जानकारी नहीं मिली और अप्रत्याशित रूप से उन्हें एक सुपर आइटम, समय में पीछे जाने की क्षमता वाला एक डायल मिला। हालांकि यह केवल 3 सेकंड पीछे गया, ये स्टॉप डायल उसे 20 बार मौत देने के बराबर है। पुनर्जन्म का मौका। समय में पीछे जाकर यह एक अवधारणा है जो 3 आयामों से परे है और इसे एक डायल के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। हुआनु जैसे सुपर प्रॉप्स काफी चौंकाने वाले हैं। इस प्रकार की जादुई वस्तु जो समय और स्थान के क्रम को नियंत्रित करती है, मनुष्य द्वारा बनाई जा सकती है और ऐसा लगता है कि इसे अनजाने में बनाया गया था। क्या सुपर आयामी अंतरिक्ष विशेष गुणों वाली वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है? जू वो ने खुद से कहा, फिर एक पॉकेट वॉच केस ढूंढा और उसमें डायल लगाया और उपयोगिता कक्ष छोड़ने से पहले उसी केस के साथ एक और पॉकेट वॉच ले ली। बाहर जाने से पहले उसने दीवार घड़ी पर समय देखा, एक हाथ से दरवाजा खोला और एक काला तीर कहीं से उड़कर उसके दिल में घुस गया। अध्याय 89 बंद स्थानों में तीर उड़ाना। क्षणभंगुर ठंड के बाद जू वो अभी भी दरवाजे के पीछे खड़ा था, एक हाथ से दरवाजे की गुंडी पकड़कर बगल की दीवार पर लगी घड़ी को देख रहा था। अचानक उसकी पलकें कांप उठी और उसकी आंखें ठीक हो गईं। दीवार घड़ी पर समय 3 सेकंड पहले वापस आ गया और वह भी उस क्षण में लौट आया जब उसने दरवाजा खोला था और उसे गोली मार दी गई थी। जैसे ही उसका विवेक लौटा, वह किनारे पर कूद गया। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, काला तीर बिना किसी कारण के दरवाजे के पीछे दिखाई दिया, मोटे दरवाजे के पैनल की बाधा को नजरअंदाज करते हुए वास्तविकता से परे दरवाजे से होकर गुजरा और उस स्थान की ओर चला गया जहां वह खड़ा था। अब ये वह तीर है जिसका सामना वह अभी दरवाजा खोलते समय कर रहा था। जू वो ने उस तीर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की जो दरवाजे और दीवार से होकर गुजर सकता था। कोने में लुढ़कने के बाद उसने जल्दी से बेल्ट ढाल स्थापित की और सामने की ओर अवरोध करते हुए घर में पीछे चला गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरा तीर एक के बाद एक आया और वह दीवार के माध्यम से दूसरी दिशा से आया और सीधे सीढ़ियों पर उसे निशाना बनाया। सू वो ने तीर को गिराने के लिए अपनी ढाल घुमाई और दूसरी मंजिल के कोने पर कूद गया। यह एक अंधा स्थान है जो घर की किसी भी खिड़की से दिखाई नहीं देता। अभी जो 2 तीर आए वे अलग अलग दिशाओं में आए। मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ कितने लोग हैं और वे उस जगह से बचते रहे जहां उन्हें देखा गया था। सहारा। ढाल को उसकी पीठ के पीछे रखो और जैसे ही उसने चमकदार लाल तलवार उठाई, बाईं ओर की दीवार पर अचानक एक लहर के समान एक लहर दिखाई दी और फिर तीर उसके बैठने की ऊंचाई से मेल खाते हुए उड़ गया और उस पर गोली चला दी। दिल। उसने अपनी तलवार उठाई और उसे काट दिया और जब तीर दिन के साथ उछला तो जू वो पहले ही खिड़की से बाहर कूद गया था, एक हाथ में ढाल और दूसरे में तलवार पकड़े हुए। वह घर की आड़ लेकर बिना रुके सड़क पर दौड़ा, मुख्य सड़क की ओर दौड़े। भागते भागते उसने इधर उधर ध्यान से देखा, परंतु उसे कोई ऐसा नहीं दिखा जहां उसकी दृष्टि जा सके। गया। जू वो का दिमाग थोड़ा हिल गया। जब वह सड़क के कोने से गुजरा तो उसने एक कपड़े की दुकान के दरवाजे पर लगी घंटी उतार दी। जैसे ही वह अपने अगले पैर से अंदर घुसा, उसके पिछले पैर से दुकान की पिछली दीवार से एक तीर चला जो उसकी ढाल से टकराया। डिंग। तीर कील से उछलकर दीवार से जा टकराया। जू वो तेजी से दुकान से बाहर निकल गया। इस बार वह अपनी जान बचाने के लिए भागने में व्यस्त नहीं था, बल्कि दरवाजे पर स्थिर खड़ा रहा और आसपास की इमारतों को फिर से देखता रहा।
दृष्टि क्षेत्र में किसी का कोई पता नहीं चलता और उसके अच्छे मित्र का मूल्य भी सामने नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके आसपास कोई नहीं है। उस पर हमला करने वाला आसपास का ही होगा। शहर में कोई छिपा है, या उसी कार में कोई खिलाड़ी। उसने जमीन पर रखे खिलौनों से परहेज किया और सड़क पर चला गया, अपनी तलवार और ढाल हटा दी और विस्तृत दृश्य के साथ सड़क के बीच में रुक गया। 3 मिनट बीत गए और कोई अगला तीर नहीं आया, बल्कि बस लड़खड़ाती हुई पलट गई। कार से निकले सभी लोग कार के पास लौट आए थे। वह सभी की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे कार पर चढ़ गया और गलियारे में खड़ा होकर सभी की जांच करने लगा। के लियांग और नियान होंगान को कभी भी बिना दुर्घटना के कार नहीं छोड़नी चाहिए थी। वांग चाओकिंग को कार में बैठने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए, उसके बाद वो क्यूई और गुयू को आना चाहिए। इन 3 लोगों के पास समय के मामले में कुछ भी करने का कोई मौका नहीं होना चाहिए, और वे उससे बहुत दूर हैं। अगले थे शेन यी, भाई और बहन शेन शिन और लिन पेई। उसे संदेह होगा कि ये 3 लोग इसलिए थे क्योंकि 3 मिनट तक शांति रही, बस नहीं आई और सड़क पर कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था। वे 3 मिनट उसे मारने का सबसे अच्छा समय था। ये कहना तर्कसंगत है कि इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बस को वापस लौटने में समय लगेगा। बस में चढ़ने का क्रम अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहने के लिए हर किसी का एक निश्चित समय होता है। यदि एक निश्चित खिलाड़ी एक निश्चित समय के बाद नहीं आता है, तो अन्य खिलाड़ी सबसे पहले ध्यान देंगे। क्या आपको कोई चीज मिली है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं? वो क्यूई ने पूछा। हम में से बाकी लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुझे मास्टर निसाई के घर में धातु से बना एक कमरा मिला। यह जमीन के पिंजरे को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई काली धातु के समान दिखता है। यह उपयोगी होना चाहिए, लेकिन इसे काटने की जरूरत है। सु वो बैठ गया और गंभीरता से कहा, एक और बात है, मुझ पर अभी हमला किया गया था। कार में बैठे सभी लोगों के हाव भाव बदल गए और गुयू ने कहा, क्या शहर में कोई और है? असंभव, वो क्यूई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सभी खिलाड़ी लगभग आधे महीने से यहाँ हैं और शहर में कई जगहों पर गए हैं। अगर कोई यहाँ छिपा है तो हम उसे कैसे नहीं ढूंढ सकते? ये निश्चित नहीं है, शेन शिन ने कहा। एक समय में आप में से 3 से अधिक लोग कार से बाहर नहीं निकल सकते हैं और आप बस कार में शहर के चारों ओर घूमते हैं। इतनी बड़ी जगह में किसी को छिपाना बहुत आसान है। शेन ये हैरान थे और उन्होंने कहा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, वे पहले इतने लंबे समय तक शांति से रह चुके हैं, तो उन्होंने अचानक जू हो पर हमला क्यों किया? शेन यी का मतलब समझ में आता है। लिन पेई ने उसकी त्रुटि को छुआ और कहा, यह एक नया खिलाड़ी हो सकता है जो परिस्थितियों को जाने बिना बेतरतीब ढंग से हमला करता है। तो क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? वांग चाओकिंग ने पूछा। अगर वह सड़क पर घूम रहा है तो हमें आगे क्या करना चाहिए? सु वो ने इन लोगों के सिर पर अच्छे मित्र मूल्यों को देखा, जो सभी लगभग 5 पर बने रहे और किसी ने भी उसके प्रति कोई हत्या का इरादा नहीं दिखाया। दूसरा पक्ष उड़ते तीरों का उपयोग कर रहा है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि केवल एक ही है। उसके तीर बहुत अजीब हैं। जब लोग किसी बंद जगह पर खड़े होते हैं तो तीर किसी भी कोण से उड़ सकते हैं और दरवाजों से गुजर सकते हैं। दीवार स्थानिक रूप से। हालांकि वह मुस्कुराया और कहा, उस आदमी का तीर एक विस्तृत क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर सकता है। मैं अभी काफी देर तक सड़क पर था और दूसरे पक्ष ने दोबारा गोली नहीं चलाई। वो क्यूई की पुतलियां कांपने लगी और उसे तुरंत इसके लिए खेद महसूस हुआ। केवल वे लोग जिन्हें वह जानता था एक दूसरे से मिलने से बचने की कोशिश करते थे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उन पर हमला करने वाले लोग इन्हीं खिलाड़ियों में से थे। लेकिन कार में कोई भी खिलाड़ी तीरों का उपयोग नहीं करता है। उसने कार में मौजूद लोगों को अंधाधुंध देखा और अचानक उसकी ओर गुयू की नजरें मिली और दोनों ने दूर जाने से पहले एक दूसरे को 1 सेकंड के लिए देखा। कार में मौजूद कुछ लोगों के अपने अपने विचार थे और वांग चाओकिंग, जो मूर्ख था, ने अपना चश्मा पकड़ लिया और कहा, यह सहारा बहुत शक्तिशाली है। क्या होगा अगर वह ऐसी जगह पर छिप जाए जहां हम देख नहीं सकते और जब वह हमारे खिलाफ साजिश रचता है हम फिर से घर में प्रवेश करते हैं? तो यह इस पर निर्भर करता है कि कौन बदकिस्मत है, गुयू ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे लगता है, शेन शिन ने धीरे से कहा, दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि हम डेसिबल टाउन छोड़ें। कई लोगों ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और शेन शिन ने समझाया, इसके बारे में सोचो, चाहे वह शहर का कोई व्यक्ति हो या कोई नया खिलाड़ी, उन्होंने अचानक जू हो पर हमला क्यों किया? क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे काली धातु मिली और हम में से बाकी लोगों को नहीं मिला। ये कारण बहुत दूर की कौड़ी है। लिन पेई ने असहमति जताते हुए कहा, अगर जू हो ने यह नहीं कहा होता तो कौन जानता था कि उसे काली धातु मिली है? हो सकता है कि उनके पास दूरदर्शी आंखें हों। शेन शिन ने उचित ठहराया, तीर दीवार के माध्यम से लक्ष्य को भेद सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। जब जूहुओ ने देखा कि उनका विषय से बाहर है तो उन्होंने बीच में नहीं टोका और चुपचाप इन लोगों को देखते रहे। दिव्य दृष्टि है या नहीं, यह एक बात है। खिलाड़ी के रूप में वे सभी छोटे शहर में फंसे हुए हैं। बिना किसी विवाद के एक दूसरे को मार डालना सबसे अतार्किक व्यवहार है। कुछ लोगों ने उन पर हमला करना चुना क्योंकि उन्होंने मास्टर नीस निवास में प्रवेश किया था। अध्याय 90 अजनबियों पर लापरवाही से भरोसा न करें। चाहे वे लोग हों जो मूल रूप से शहर में थे या बाद के खिलाड़ी, चूंकि आपको कोई नहीं मिल रहा है, पहले उन्हें जाने दें। उन्होंने सभी को टोकते हुए कहा, आइए काली धातु को बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजें। धातु काटना, क्या तुम्हारे पास कोई सहारा है? मेरे पास एक खंजर है, शेन यी ने कहा, लेकिन यह निश्चित रूप से शहर की बाहरी दीवार की धातु को नहीं काट सकता। इसके बारे में सोचते हुए शायद काली धातु ये कर सकती है। बू यू ने हाथ जोड़कर कहा, यह दूसरी बात है। मुख्य बात ध्वनि है। एक घर को तोड़ना इतना आसान नहीं है। पहेलियों का उत्तर दो। सु वो ने कहा, सभी पहेलियां खतरनाक नहीं हैं। घड़ी की दुकान की पहेलियां जैसी कुछ पहेलियां होनी चाहिए जिनमें सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल सुरक्षित समय हो। इसे सीधे करने की तुलना में विदेशी प्रजातियों को लाने का जोखिम कम से कम 1/3 कम हो जाएगा। यदि आप गलत पहेली चुनते हैं तो यह विदेशी प्रजातियों को आकर्षित करेगी। एक ही स्थान पर अधिकतम 2 लोग ही हो सकते हैं। 2 लोग विदेशी प्रजातियों से कैसे निपट सकते हैं? शेन यी ने संदेह जताया। इसके अलावा विदेशी प्रजातियां देख नहीं सकती हैं और आसानी से आवाजें निकाल सकती हैं। क्या ये बाहर घूमते समय अधिक विदेशी प्रजातियों को आकर्षित करेगी?
पहले भी कुछ खिलाड़ियों पर विदेशी प्रजातियों द्वारा हमला किया गया है। क्या आपने विदेशी प्रजातियों को शहर में घूमते देखा है? सू वो ने पूछा। ये सच नहीं है, वो क्यूई ने ध्यान से याद करते हुए कहा, मैं उनसे कभी आमने सामने नहीं मिला। कल एलियन प्रजाति के दिखाई देने के बाद कुछ देर बाद समय बताने वाली आवाज आने लगी। लिन पेई ने इसे ध्यान से याद किया और फिर जू वो की ओर देखा। ये वह आवाज थी जिसने विदेशी प्रजातियों को आकर्षित किया था। मुझे याद है, पिछली बार एलियन प्रजाति के दिखने के तुरंत बाद एक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि आई थी। केलियान, जो सामने गाड़ी चला रहे थे, ने कहा। तो एक निश्चित अवधि के बाद विषम प्रजातियों को जमीन के पिंजरे में वापस लाया जाएगा। बू यू ने अपनी हथेली थपथपाई। ये बहुत अच्छा है, जब तक हम इस अवधि में जीवित रहेंगे हम अन्य विषम प्रजातियों को आकर्षित करने के खतरे से बच सकते हैं और हमें विदेशी प्रजातियों के खिलाफ सीधे लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगला कदम पहेली ढूंढना है। वो क्यूई ने जूहुओ की ओर रुख किया। क्या आपके पास कोई सुराग है? सबसे अच्छी जगह खिलौनों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें हैं। जूहुओ ने कहा। जहां तक कारण की बात है, पहेलियां बनाने का मास्टर निसाई का मूल उद्देश्य बच्चों को फुसलाना है। वे स्थान जहां बच्चे अक्सर आते जाते हैं निजी आवासों की तुलना में बेहतर हैं और कार्यालय स्थान अधिक सुरक्षित है। आपको कैसे मालूम? बू यू संदिग्ध लग रहा था, सच्चाई पर संदेह नहीं कर रहा था बल्कि शुद्धता पर संदेह कर रहा था। आपने मेयर कार्यालय भवन में बच्चों की कुछ किताबें देखी हैं, लिन पेई ने समझाया। यह मास्टर निसाई के परिवार के बच्चे हो सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि यह डेसिबल शहर एक परी कथा शहर जैसा है। शेन शिन को अचानक एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो क्यूई को संदेह था, लेकिन जू होजी ने उसके सामने कहा, कई अनिश्चित कारक हैं और आपको इसे जानने का प्रयास करना होगा। वो क्यू बोलने में झिझक रहा था, लेकिन अंततः उसने शब्दों को वापस निकल लिया। बस वापस नहीं मुड़ सकती। समय बचाने के लिए उन्होंने रास्ते में विदेशी प्रजातियों का स्थान निर्धारित करने का निर्णय लिया। इस बार मैं सबसे पहले कार से बाहर निकलूंगा, वो क्यूई ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लिन पेई ने पहल की। सबसे अच्छा तरीका है कि मदद के लिए पास में कोई हो। अगर स्थिति सही नहीं है तो यह विदेशी प्रजातियों को आकर्षित कर सकती है। पहले कार से बाहर निकलो, मैं पीछे चलूंगा, केलियांग ने कहा। आगे कौन गाड़ी चला रहा है? मैं इसे करूंगा, नियान होंगान ने जल्दी से कहा। मैं गाड़ी चलाने में बहुत कुशल हूं, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। मैं भी गाड़ी चला सकता हूं, वांग चाओकिंग ने तुरंत अपनी राय व्यक्त की। अन्य लोग कैसे निश्चिंत हो सकते थे कि वे दोनों गाड़ी चला रहे थे? शेन यी और शेन शिन ने तुरंत कहा कि वे कार में रह सकते हैं। बू यू ने पिस्तौल निकाली। अगर कुछ हुआ तो मैं उन्हें तुरंत मार डालूंगा। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं, सू वो ने कहा। कई लोगों ने निर्णय लिया कि वो क्यूई और लिन पेई पहले कार से बाहर निकले, उसके बाद केलियांग। मैं छत पर जाकर रखवाली करूंगा, शेन यी ने कहा। अगर कोई विदेशी प्रजाति आती है तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। भाई सावधान रहना, शेन शिन ने आदेश दिया और कार के दरवाजे के पास खड़ा हो गया ताकि वह किसी भी समय उससे मिल सके। अब कार में केवल वही लोग बचे थे जिनसे जू वो मिली थी। वह सह पायलट में बैठ गया और सभी से ध्यानपूर्वक पूछा कि वे अभी कब और कहां लौटे हैं। कुछ खास नहीं, जैसा प्लान किया गया था, नियान होंगान ने उत्तर दिया। तुम्हें शक है कि हम ही हैं जो तुम्हारे पास छुपे हुए हैं, बू यू ने स्पष्ट रूप से कहा। यदि आपके पास कोई विचार है तो आप उन्हें बोल सकते हैं और हम उनका आमने सामने सामना करेंगे। कार में बैठे कई लोगों का ध्यान जू वो की ओर गया। ये निश्चित रूप से हम नहीं हैं, शेन शिन ने कहा। हमारे पास आप पर हमला करने का कोई कारण नहीं है, हम अजनबी हैं, आपको मारने से क्या फायदा? और आप एक चतुर व्यक्ति प्रतीत होते हैं, हम मदद के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं। क्या आप शहर में आने वाले 3 दिनों के दौरान कार से बाहर निकले थे? सू वो ने पूछा। बेशक, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए नीचे गया था, बू यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कहा। लेकिन अगर आप हमसे पूछे कि क्या हम शहर का नक्शा जानते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं नहीं जानता। हालांकि मैं मेयर के कार्यालय भवन में गया था, लेकिन मैंने रेत की मेज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मुझे नहीं पता कि मास्टर निसाई कहां रहते हैं। मैं इसकी गवाही दे सकता हूं, शेन शिन ने कहा। मेरा भाई बू यू और मैं केवल कुछ दुकानों की पिछली रसोई में गए क्योंकि आवास मुख्य सड़क से थोड़ी दूर है और हमें विदेशी प्रजातियों का सामना करने का डर था, इसलिए हमने कभी भी आवासों में प्रवेश नहीं किया। सभी भाई, क्या तुम्हें शक है कि कार में कोई भूत है? वांग चाओक्विन ने रहस्यमय तरीके से पूछा। भूत? सू वो ने अपना सिर हिलाया। खिलाड़ी बिल्कुल भी सहयोगी नहीं है। भूत कहां से आया? तारांकन, मुख्य सड़क से कुछ दूरी पर एक घर में वो क्यूई और लिन पेई चुपचाप केलियांग के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक लिन पेई ने धीरे से कहा, क्यूई, क्या तुम जू वो ने जो कहा उस पर विश्वास करती हो? वो क्यूई ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप किसकी बात कर रहे हैं? लिन पेई शांत और गंभीर लग रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी ने उन पर हमला किया, लेकिन वास्तव में उनका मतलब यह था कि कार में अन्य खिलाड़ियों ने उन पर हमला किया था। वो क्यूई का चेहरा काला पड़ गया। क्या सचमुच कोई और छिपा है? ये संभावना बहुत छोटी है, लिन पेई ने अपना सिर हिलाया। हम कई दिनों से शहर में हैं और हमने विदेशी प्रजातियों को छोड़कर किसी अन्य दुर्घटना का सामना नहीं किया है। उनके आते ही उन पर हमला कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? क्या अन्य लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी है? एक दूसरे को मारने से क्या फायदा? लिन पेई दाओ, हम पहले भी शांति से रह रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि वह शहर के बारे में बहुत कुछ जानता है? पहेली की कुंजी, भूमिगत पिंजरा जहां एलियंस छिपते हैं, मास्टर निसाई के निवास में काली धातु। हमने मास्टर निसाई के निवास में भी प्रवेश किया है। अकेले इसका मतलब यह नहीं है कि वह जानबूझकर संघर्ष भड़का रहा है और यह उसके लिए अच्छा नहीं है। वो क्यूई ने भौहें चढ़ा ली और कुछ सेकंड के लिए सोचा। यह हमारी पूर्वधारणा है कि पहेलियां सुरक्षित नहीं है और हम शहर में किसी भी चीज को आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं देख सकता हूं कि वह एक विचारशील व्यक्ति है और उसने इसे छिपाया नहीं है हमें सुराग मिलने के बाद। लेकिन आपने जो कहा वह भी उचित है। कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद मुझे एक सच्चाई पता चली, वही ये है कि मैं एजेंडियों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं बाद में केलियांग से बात करूंगा और इस बात पर ध्यान दूंगा कि क्या उसने जो कहा वह सच है। जब मैं कल मास्टर निसाई के आवास पर जाना। लिन पेई ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा।
इस समय किलियान ने उन्हें इशारा किया। वू क्यूई ने पहले से तैयार पत्थरों को पकड़ लिया और सड़क के चौराहे पर एक खिलौने को मारा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।